प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी जो टाइम में शेड्यूल में थोड़ा अपलोडिंग में ऊपर नीचे हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये मैं कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा। कुछ लोग बोल रहे भाई तू मेंबरशिप के लिए कर रहा है। भाई मेरा खुद 2060 तक तैयार है। मैंने पहले से ही बोला था, अभी से करना होता तो अभी से कर देता। वो 2 महीने तक ख़त्म नहीं होगा हर रोज़ का 3 भी डालूँ मेंबरशिप के लिए तो, लेकिन पॉलिसी की वजह से नहीं डाल पा रहा। और अभी कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहे थे, इसलिए वो 4G आ रहा था और नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। वो मुझे खड़ा होना था, इसलिए वो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। मैंने खुद 2000 तक सुन चुका हूँ। ये कहानी बोर नहीं होती वहाँ तक भी। सिर्फ 500 बच्चे हैं, उसके बाद मैं कहानी सुनना मेरा पूरा हो जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं भी अपलोड करता रहता हूँ। मैं पहले मैं खुद सुनता हूँ और फिर बाद में आपको देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अध्याय 381 उसके बनने की तारीख होती है, समझे। गुंजन सेठी ने बहुत मिन्नतें की और समझाया, यहाँ तक कि उसने ये सुझाव भी दे दिया कि वह खुद मुंबई आकर अपनी आंखों से देख लें। तब जाकर उसके दूसरे चाचा ने फोन रखा, हालांकि उन्हें अब भी पूरी तरह यकीन नहीं था। हाथ में फोन पकड़े गुंजन ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ देवांश की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, माफ करना, तुमने हमारी इतनी मदद की, लेकिन उसके माता पिता अब भी तुम पर शक कर रहे हैं। देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंजन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया। शुक्रिया लफ्ज बहुत फीका है, कभी खाना खिला देना, वो ज्यादा काम आएगा, देवांश ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर सब ठहाका मारकर हंस पड़े और जो माहौल पहले थोड़ा अजीब हो गया था वो तुरंत हल्का और खुशमिजाज हो गया। देवांश, पिछले 2 सालों में तुम पर क्या गुजरी है? तुम सियांश ग्रुप की मालकिन को कैसे जानते हो? मुझे याद है वो कपूर परिवार की सबसे लाडली राजकुमारी है ना? तुम सच में उसे जानते हो? आखिर तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? तुषार यादव ने पूछा। ये सुनते ही देवांश ने कनखियों से वेदिका की ओर देखा, जो तुरंत सतर्क हो गई। लेकिन देवांश की आंखों में सहमति का भाव देखकर उसने राहत की सांस ली। लगता है कि उसकी असली पहचान न बताना ही सही फैसला था। देवांश ने सिर हिलाया और फिर एक लाचार सा चेहरा बनाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने उससे जान पहचान बनाई, बल्कि उसने खुद मुझे ढूंढा था। देवांश, हम सब भाई हैं, अब तू डींगे क्यों हाँक रहा है? लकी तनेजा ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं तुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ, उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? मुझे लगता है इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो वो अंधी है या फिर तू अंधा है। देवांश ने बड़े गंभीर अंदाज में विश्लेषण किया। मुझे लगता है कि ज्यादातर वो अंधी है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि तू मुझसे ज्यादा हैंडसम है, वरना वो बहुत पहले ही तेरी बाहों में गिर चुकी होती। लकी ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, मुझे भी यही लगता है। थू, एक अंधी औरत हैंडसम और बेमिसाल लकी भाई के लायक नहीं है। वो बच्ची, कपूर खानदान की, वो राजकुमारी, जा मैंने उसे तेरे लिए छोड़ दिया। लकी भाई महान है, आपकी दरियादिली का शुक्रिया। देवांश ने मजाक में कहा, लेकिन अगर तू उसे मुझे दे भी दे तो भी मुझे नहीं चाहिए। एक अंधी औरत मेरे लायक भी नहीं है। देवांश और लकी ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े, एक साथ एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हुए बोले, साले तू सच में बेशर्म है। हंसी थमने के बाद तुषार ने फिर पूछा, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है।
तुमने अभी सुना ही होगा, वो मेरी खूबसूरती पर लट्टू थी, इसीलिए उसने मेरी मदद की, देवांश ने बिना किसी बनावट के हंसते हुए कहा। वेदिका तुषार के बगल में बैठी इस समय देवांश को देख रही थी। उसके लिए इस हंसमुख लड़के को उस शख्स से जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था जिसने सुबह सुबह पहाड़ों में युवा मठाधीश को तड़पा तड़पा कर रख दिया था। यह अपने दोस्तों के लिए सच में बहुत खास है। जो भी इसका दोस्त बन जाए वो सच में बहुत किस्मत वाला है। अब सोचती हूँ तो लगता है इसके दोस्त से शादी करना सच में 7 जन्मों का पुण्य है। वेदिका ने मन ही मन सोचा और फिर रहा न गया तो उसने तुषार का हाथ थाम लिया। तुषार ने वेदिका की ओर देखा, थोड़ा हैरान, उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ खुशी और मिठास भर गई। कपूर खानदान की राजकुमारी ने कौन से हैंडसम लड़के नहीं देखे होंगे। अपनी तारीफ मत करो, हमें बताओ तुम दोनों का चक्कर कैसे शुरू हुआ। डिम्पल धिल्लन को देवांश की बकवास पर यकीन नहीं हुआ। ये देखकर कि वो उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, देवांश ने एक कहानी गढ़ दी। ठीक है, असल में उसके दादाजी मुसीबत में थे और मैं बस इत्तेफाक से वहां पहुंच गया तो मैंने उसके दादाजी की जान बचा ली। इसीलिए वो इतनी एहसानमंद है और मुझसे शादी करने के सपने देख रही है। ये वजह साफ तौर पर और भी ज्यादा खोखली थी, लेकिन वहां मौजूद हर किसी ने इसे सुना और बार बार सिर हिलाया, जैसे कि उन्हें इस पर यकीन हो गया हो। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? ये नज़ारा देखकर देवांश तुरंत चिढ़ गया। जब मैंने कहा कि वो मेरी खूबसूरती पर लट्टू है तो तुम में से किसी ने यकीन नहीं किया। अब मैंने बस एक झूठी कहानी सुनाई और तुम सब मान गए। तुम लोग यह मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि मैं हैंडसम हूँ? देवांश के सवाल पर डिम्पल ने हड़बड़ाकर तुषार की ओर देखा। अरे, तुमने अभी क्या कहा? अग्निहिम रेस्टोरेंट में आग लग गई है और तुम चाहते हो कि हम ओले बरसाकर आग बुझाएं? तो देवांश ने अपनी नज़रें तुषार की ओर घुमाई, जो तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ हाँ, मैंने तो खाना खा लिया। अरे डिम्पल दीदी, क्या आपने खाना खाया? देवांश ने फिर गुंजन को देखा, जिसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। हेलो दूसरे फूफा जी, क्या बात है? आपकी सैलरी फिर बढ़ गई। कितनी? 1 लाख महीना। बधाई हो, बधाई हो। जब उसकी नज़र लकी तनेजा पर गई तो उसने देखा कि लकी ने अपना फ़ोन निकालने का नाटक किया, अपना माथा पीटा और बोला, ओह नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाना भूल गया। ये देखकर देवांश से रहा नहीं गया। लकी, बाकी लोग नाटक करें तो समझ आता है, लेकिन तेरा बहाना तो हदों के पार है। तेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ बे? क्यों नहीं हो सकती? क्या हवा वाली गुड़िया की गिनती नहीं होती? लकी ने सीधा जवाब दागा। देवांश, डिम्पल और बाकी सब। आखिरकार देवांश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हवा वाली गुड़िया? तू उसका कौन सा जन्मदिन मना रहा है? उसका जन्मदिन कहाँ से आया? लकी ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। अबे, उसकी बनने की तारीख तो होती है न यार। देवांश और बाकी सब। देवांश ने तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। लकी भाई, गलती हो गई। मेरी आवाज़ अभी थोड़ी ऊंची हो गई थी, दिल पे मत लेना। हम कम से कम तुझमें अकल तो है, लकी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और एक जीते हुए सेनापति की तरह अपना सिर गर्व से ऊपर उठा लिया। पहले सब लोग देवांश की पहचान को लेकर अटके हुए थे, लेकिन इस हंसी मजाक के बाद उन सब ने वह ख्याल छोड़ दिया। जब तक देवांश ठीक था उन्हें तसल्ली थी। जहां तक इस बात का सवाल था कि देवांश श्रिया कपूर को कैसे जानता था, वे शुरू से ही बस उत्सुक थे, तह तक जाने की उनकी कोई जिद नहीं थी। अब ये देखकर कि देवांश बात को टाल रहा था, उनका भी जोर डालने का कोई इरादा नहीं था। दोनों पक्ष जानते थे कि कब रुकना है, हालात को इतनी बखूबी से संभाला कि किसी को भी शर्मिंदा न होना पड़े। शायद इसीलिए उनका ग्रुप देवस अब तक टिका हुआ था और उनका रिश्ता पहले की तरह ही मजबूत था। ये ग्रुप थोड़ी देर और कमरे में हंसता बोलता रहा। ये देखकर कि देर हो रही है, वे सब अग्निहिम रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। खाने के दौरान जब देखा कि सबने लगभग खाना खत्म कर लिया है, तो देवांश बोला, मैं खाने के बाद वापस निकलूंगा, मैं यहीं सबसे विदा ले लूंगा। इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? कुछ दिन और नहीं रुकोगे? तुषार ने उसे मनाने की कोशिश की। कुछ दिन और रुकूं? देवांश ने हिकारत से नाक सिकुड़ी। खुद ही देख लो, तुम दोनों तो एक दूसरे में चिपके हुए हो। क्या ये सच में मुझे रोकने का न्योता है? तुम साफ तौर पर चाहते हो कि मैं कुछ दिन और तुम दोनों के रोमांस का तमाशा देखूं? थू, मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। जैसे ही देवांश ने यह कहा, प्राइवेट रूम में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। तुषार और वेदिका दोनों शर्म से लाल हो गए। खासकर वेदिका, जो पहले इतनी शांत और अलग थलग रहती थी, अब जरा सी छेड़खानी पर लाल हो जाती थी, यहाँ तक कि शर्म से सिर झुका लेती थी। ये देखकर सब और जोर से हंसने लगे और तुषार के हुनर की तारीफ करने लगे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ नहीं रोक सकता, वरना ये लड़का पक्का मुझे रोज अपना प्यार दिखाने के लिए घसीटेगा। देवांश भाई, क्या तेरे घर पर कोई एक्स्ट्रा बिस्तर है? मैं कुछ दिन तेरे घर आ जाता हूँ, लकी ने चाहते हुए कहा। देवांश जानता था कि उसके घर मजे करने जाना तो बस एक बहाना था, असली मकसद उसे घर तक छोड़ने का था। तू क्या सपने देख रहा है?
मैं जब घर जाऊंगा तो मुझे खुद सोने को बिस्तर मिलेगा या नहीं, ये दूसरी बात है। तेरे लिए एक्स्ट्रा बिस्तर कहाँ से लाऊंगा? देवांश ने सीधे मना कर दिया। अगर सच में आना है तो कुछ दिनों बाद आना, मुझे पहले घर जाकर कुछ पारिवारिक मामलों को सुलझाना है। जैसे ही उसने ये कहा, सबने उसे मनाना बंद कर दिया। देवांश पिछले 2-3 सालों से वापस नहीं गया था। हर त्योहार और छुट्टी पर तुषार और लकी ही थे जो काका और काकी से मिलने उपहार लेकर जाते थे। इसलिए वे सब जानते थे कि देवांश की करतूतों की वजह से उसके माता पिता गांव में कितनी बदहाली में जी रहे थे। अब जब वह वापस जा रहा था तो गांव वाले उसे कैसे देखेंगे ये तो छोड़ो, उसके माता पिता और उसकी बहन भी शायद उसे माफ न करें। ऐसे शर्मनाक और उलझे हुए पारिवारिक मामले सच में उसके अच्छे दोस्तों के सामने नहीं आने चाहिए। तो लकी ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, क्योंकि तू यह फैसला अचानक ले रहा है, मैंने भी कुछ तैयारी नहीं की है। मैं कुछ दिनों में काका और काकी से मिलने शगुन लेकर आऊंगा। बोलने के बाद लकी ने मेज पर रखा गिलास उठाया, उसमें 1982 की ठंडी कोला भरी और फिर देवांश से बोला, मैं तुझसे एक और घूंट पीने की गुजारिश करता हूँ। करजत के बाहर कोई पुराने दोस्त नहीं मिलते, चल पीते हैं। अबे साले, तू इतने जोश में बोल रहा है, पर क्या ये शराब है? हालांकि देवांश ने ऐसा कहा, उसने भी अपने लिए कोला का एक गिलास डाला और लकी के साथ जाम टकराया। पीने के बाद लकी ने अचानक अपनी आंखें घुमाई, फिर देवांश से एक शातिर नज़र के साथ पूछा, देवांश भाई, क्या हमारी बहन अभी भी किसी के साथ डेट नहीं कर रही? ये सुनकर देवांश की आंखों में उदासी छा गई। ऐसा नहीं था कि उसकी बहन ने किसी को डेट नहीं किया था, वह पहले किसी के साथ रिश्ते में थी और बात शादी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके जुए की लत के कारण उसका दहेज देवांश ने उड़ा दिया था, और जब दूसरे पक्ष ने देखा कि इस तरफ ऐसा जुआरी भाई है तो उन्होंने तुरंत सगाई तोड़ दी। अंत में वह वही था जिसने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाया था। तो देवांश ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जिस घर में मेरे जैसा नालायक हो, मेरी बहन से शादी करने को कौन तैयार होगा? देवांश ने पहले सोचा कि लकी उसे आगाह कर रहा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़का सच में कहेगा, क्यों न तू देख ले कि क्या मैं उसके लायक हूँ। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश पूरी तरह से चकरा गया। मैं तुझे भाई मानता हूँ और तू मेरा जीजा बनने की सोच रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने सब सोच लिया है। दूसरों के सामने तू मुझे जीजाजी बुलाना और अकेले में मैं तुझे देवांश भाई बुलाऊंगा। हम एक दूसरे को अलग अलग संबोधित करेंगे, इससे हमारे भाईचारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लकी ने बड़े इत्मीनान से कहा। वरुण, तुषार, उस कमीने को पकड़ो मेरे लिए, आज मैं तांडव मचाऊंगा। अध्याय 382। दादाजी दया करो, मुझे मार ही डालो। प्राइवेट रूम में तुरंत हंगामा मच गया, लेकिन सबके सहयोग से गोलमटोल लकी को आखिरकार काबू में कर लिया गया। हालांकि देवांश ने मोटू के साथ कुछ नहीं किया, इसके बजाय उसने उसे ठंडी कोला की एक पूरी बोतल गटकने को कहा और बात वहीं खत्म हो गई। क्योंकि देवांश जानता था कि मोटू के शोर शराबे वाले बर्ताव के बावजूद वह असल में बहुत संवेदनशील था। वह जानता था कि जब वह वापस जाएगा तो अपनी बहन की स्थिति के लिए खुद को दोषी मानेगा और खुद को कोसता रहेगा, इसलिए उसने जानबूझकर ये तरीका अपनाया ताकि उसे रिलैक्स महसूस हो और वह इस बारे में ज्यादा न सोचे। और प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का उसके साथ इस हंगामे में शामिल होना भी इसी मकसद से था। इसलिए देवांश बहुत आभारी और भावुक था। यह इसी पल था कि वेदिका को आखिरकार समझ में आया कि देवांश ने गुरु देवांश के रूप में अपनी पहचान क्यों नहीं बताई, क्योंकि एक बार यह राज खुल जाता तो उसके और बाकी सबके बीच ओहदे की एक दीवार खड़ी हो जाती। चाहे वे कितना भी कहें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही, और फिर वैसा बेफिक्र माहौल नहीं रह पाता जैसा अब था। और उसे आखिरकार एक सच्चाई भी समझ में आ गई, दोस्तों और परिवार के सामने अपने रुतबे का दिखावा करना तो एक फितरत है, लेकिन एक शानदार पहचान को छिपाना और सबके साथ बराबरी से पेश आना असली हुनर है। ठीक है, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर की मौज मस्ती के बाद देवांश ने सबसे विदा ली और उसने किसी को भी उसे छोड़ने नहीं आने दिया। उनसे कहा कि वे प्राइवेट रूम में रहें और नाच गाना जारी रखें। सब जानते थे कि देवांश विदाई का वो मंजर नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने उन्हें बाहर आने से मना किया। तो उन्होंने जिद नहीं की और प्राइवेट रूम में ही रुके रहे। लेकिन ये साफ था कि देवांश के बिना उनका माहौल पहले की तुलना में काफ़ी फीका पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब देवांश मौजूद था तब भी वह वास्तव में बहुत कम बोलता था और मूड को बहुत ज़्यादा नहीं जमाता था। फिर भी किसी अजीब वजह से माहौल बस पहले जैसा नहीं रहा था। क्यों न हम सब नए साल के बाद देवांश के घर चलें और काका काकी से मिलें? तुषार ने अचानक सुझाव दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। हर साल बस तुम में से कुछ लोग ही जाते थे, हम कभी सब एक साथ नहीं गए। ये पक्का एक शानदार आइडिया है। वरुण नंदा सबसे पहले खड़ा हुआ और सहमत हो गया। डिम्पल और बाकी लोगों ने भी हामी भरी, लेकिन गुंजन के माथे पर हल्की शिकन आ गई। उसने तुषार की ओर देखा और पूछा, भाभी इस साल नया साल कहाँ मना रही हैं?
क्या वह तब हमारे साथ चलेंगी? तुषार जानता था कि गुंजन को चिंता है कि वेदिका शायद देवांश को देखना न चाहे और इसलिए शायद जाने को तैयार न हो। अगर वह नहीं गई तो वह धर्म संकट में पड़ जाएगा, न जाना सही होगा और न रुकना। इसी सोच के आधार पर उसने माथे पर शिकन लाते हुए उससे पूछा था। तुषार को भी सच में वेदिका के विचारों का पता नहीं था, इसलिए वह केवल सिर घुमाकर अपनी आंखों से उसकी योजनाओं के बारे में पूछ सकता था। मुझे यहाँ के रिवाज नहीं पता कि शादी से पहले यहाँ नया साल मना सकते हैं या नहीं, वेदिका ने कहा। उसका चेहरा खून की तरह लाल था, उसकी आवाज़ मच्छर की भिनभिनाहट जैसी थी। अभी भी ऐसा बुरा रिवाज है? मुझे दूसरी जगहों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे करजत में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लकी तनेजा ने जल्दी से कहा, तुषार से भी ज्यादा उत्सुकता से। तुषार ने भी सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम राजी हो, भले ही ऐसा कोई बुरा रिवाज हो, मैं उसे तोड़ने वाला पहला इंसान बनने को तैयार हूँ। अरे वाह, ये सुनते ही सब तुरंत हूटिंग करने लगे। मुझे देवांश के साथ ही निकल जाना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा फिल्मी है यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लकी ने अपने भारी शरीर को झकझोरा, जिससे सब डर गए कि कहीं वह फिर से कोई मुसीबत खड़ी न कर दे। वे अभी तक त्रयंबकेश्वर स्नो पार्क वाले शर्मीले बड़े लड़के की परछाई से उबर नहीं पाए थे। वे सच में और कोई जादुई झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये जीवन भर का मानसिक सदमा दे जाएगा। चूंकि यह मुमकिन है तो मैं यही नया साल मनाना चाहूंगी और फिर तुम सबके साथ देवांश के घर जाकर नए साल की बधाई देना चाहूंगी। अग्निहिम रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद देवांश ने एक टैक्सी ली और बस अड्डे की ओर चल पड़ा। जिले से नागवाड़ी टाउन के लिए यात्री बस हर आधे घंटे पर निकलती थी, समय पर, चाहे वह भरी हो या नहीं, और टिकट खिड़की से खरीदने की जरूरत नहीं थी। बस चलने के बाद एक आदमी बस में ही पैसे इकट्ठा करता था। ठंड के मौसम की वजह से बस में मुश्किल से ही कोई लोग थे। हर कोई वेटिंग हॉल में इंतजार कर रहा था। केवल कुछ लोग जिन्हें बस में चक्कर आते थे, वे आगे की सीटें घेरने के लिए जल्दी चढ़ गए थे। देवांश ने लगभग 10 मिनट इंतजार किया और फिर बस के कंडक्टर ने जोर से वेटिंग हॉल में यात्रियों को आवाज लगाई। हालांकि वसंत का त्योहार नजदीक आ रहा था, जो लोग सच में नए साल के लिए घर जा रहे थे वे आमतौर पर आखिरी कुछ दिनों में ही जाते थे, इसलिए इन दिनों यात्रियों की संख्या कम थी। देवांश को मिलाकर केवल 7 या 8 लोग बस में चढ़े। बस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उबड़-खाबड़ रास्तों पर लगभग 1.5 घंटे तक हिचकोले खाने के बाद नागवाड़ी टाउन के बस स्टैंड पर पहुंची। स्टेशन से गांव तक, हालांकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार हर गांव तक सड़कें बन गई थीं, गांव में बहुत कम लोगों के पास कारें थीं और यहां तक कि मोटरसाइकिल टैक्सी भी नहीं थी, इसलिए उन्हें खुद पैदल चलकर वापस जाना पड़ता था। यूनिवर्सिटी से पहले देवांश को याद नहीं था कि उसने कितनी बार यह रास्ता नापा था, लेकिन उसने अपने कदमों को आज जैसा भारी कभी महसूस नहीं किया था और उसका दिल तो और भी भारी था। हालांकि यह केवल आधे घंटे की पैदल दूरी थी, देवांश को हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। उसने तेज चलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वह घर वापसी की अपनी श्रद्धा को दूषित न कर दे। न ही उसने बहुत धीरे चलने की हिम्मत की, कहीं उसके पूर्वज यह न समझ बैठे कि वह घर नहीं आना चाहता। बस इसी तरह देवांश इस रास्ते पर चलता रहा, न तेज न धीरे। उसके दिल को काफी देर तक सुकून नहीं मिल पा रहा था। हजारों मील दूर पहाड़ों में देवांश के वेदिका को लेकर उड़ जाने के कुछ ही देर बाद जतिन और गायत्री देवी अपने अपने रास्ते चले गए। हर कोई अपने घर लौट गया, केवल युवा मठाधीश को जमीन पर पड़ा छोड़ दिया, खून से सने कपड़ों में लिपटा, दर्द से कराहता हुआ। लगभग उसी समय जब देवांश ने सायरा से कपड़े उतारने को कहा था, पहाड़ी जंगल में अचानक कुछ हलचल हुई। पीले चेहरों वाले लोगों का एक समूह एक भयानक हवा पर सवार होकर तेजी से उस जगह पर पहुंचा। जब उन्होंने युवा मठाधीश को देखा जिसके सारे हाथ पैर नष्ट हो चुके थे, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे इतने खौफजदा थे कि कुछ तो कांपने लगे। उन्हें युवा मठाधीश को जमीन से उठाने में काफी समय लगा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वे एक बार फिर भयानक हवा पर सवार होकर दिव्य मेघा आश्रम की ओर तेजी से बढ़े। जब तक वे दिव्य मेघा आश्रम पहुंचे, देवांश अभी टाउन के बस स्टैंड पर पहुंचा ही था, जिससे पता चलता है कि दिव्य मेघा आश्रम की सही जगह उस पहाड़ी जंगल से अभी कुछ दूरी पर थी। ये जगह पुराने पहाड़ों की गहराई में स्थित थी, एक वीरान इलाके में, फिर भी वहां इमारतों का एक शानदार और भव्य परिसर था। यह मूल रूप से 2 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम था, जहां कुदरती बनावट ने एक इंसानी आकार ले लिया था। इमारतों को 2 पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ नीचे से ऊपर तक तराशा और बनाया गया था। दूर से देखने पर पहाड़ पहाड़ों से जुड़े थे और घर घरों से जुड़े थे। सच में एक विशाल और आलीशान नज़ारा। फिर भी ऐसी आलीशान जगह में भी एक मनहूस ठंडक थी और हवा में काली धुंध छाई रहती थी, जिसमें कभी कभी 1-2 दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती थीं। इन इमारतों के बिल्कुल सामने समतल घाटी की जमीन पर कई अनोखे आकार की कम ऊंचाई वाली संरचनाएं बनी थीं। ऊंचाई से कोई देख सकता था कि वे व्यूह रचनाएं थीं, जिन्हें लाखों ऊर्जा मणियों से बनाया गया था।
इनके होने की वजह से ही दूर से, चाहे जमीन से हो या आसमान से, कोई न तो देख सकता था और न ही सुन सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। केवल लगातार हरे भरे पहाड़ दिखाई देते थे, इंसानी गतिविधि का कोई नामो निशान नहीं। इस समय पहाड़ की तलहटी में बने विशाल सभा भवन में मठाधीश और बुजुर्गों का एक समूह युवा मठाधीश द्वारा वेदिका को वापस लाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मठाधीश जी, जैसे ही वह औरत आएगी, हमारे दिव्य मेघा आश्रम को दुनिया की किसी भी ताकत का डर नहीं रहेगा, यहाँ तक कि सरकारी तंत्र से भी हमारे पास लड़ने की ताकत होगी। दूसरे बुजुर्ग ने जोर से हंसते हुए कहा, ये सब मठाधीश जी के शानदार नेतृत्व का ही नतीजा है। मैं सच में आपका कायल हूँ। यहाँ मैं मठाधीश जी को उनकी साधना में सिद्ध महागुरु बनने की आसन तरक्की पर पहले से बधाई देना चाहूंगा। प्रधान बुजुर्ग ने भी जल्दी से झुककर कहा। अन्य बुजुर्ग भी अपनी बधाई देने ही वाले थे कि बीच में बैठे सफेद बालों वाले जवान चेहरे वाले बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया और कहा, प्रधान बुजुर्ग, आपने जो कहा वो गलत है। कोई आसन तरक्की कैसे कर सकता है? ये प्रतिदिन की तरक्की होनी चाहिए। बुजुर्ग पहले तो सन रह गए, फिर ठहाके लगाकर हंस पड़े। मठाधीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हा हा हा। तभी एक शिष्य दौड़ता हुआ आया, जमीन पर घुटने टेक दिए और खबर दी, मठाधीश जी, बुजुर्गों, युवा मठाधीश, वो युवा मठाधीश वापस आ गए हैं। क्या उसका वापस आना सामान्य नहीं है? इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मठाधीश अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने उसे बस हल्के से डांटा। अगर कोई और दिन होता तो वह अब तक उसका खून चूस चुके होते और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लेते। लेकिन युवा मठाधीश, उनके हाथ पैर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। शिष्य ने सच छिपाने की हिम्मत नहीं की, वरना अगर बाद में जांच होती तो जानकर भी न बताने का जुर्म उसे 10,000 बार मार सकता था। क्या कहा तुमने? मठाधीश अचानक उठ खड़े हुए। उनकी अपार शक्ति ने उनके पीछे वाली ऊंची पत्थर की कुर्सी को सीधे चकनाचूर कर दिया। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, लोगों का एक समूह दबे पांव अंदर आया, युवा मठाधीश को उठाए हुए। इस पल उनके हाथ और पैर की काड़ा झींगुर के पंखों की तरह पतले थे, केवल उनका सिर और धड़ ही अपेक्षाकृत साबुत बचा था। दादाजी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया मुझे मार डालिए। अध्याय 383, एक छोटा सा तोहफा, बस और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। युवा मठाधीश ने अपना मुंह खोला और खून उसके होठों के कोनों से बह निकला, उसके कपड़ों को भिगोता हुआ और जमीन को लाल करता हुआ। ये देखकर मठाधीश लगभग उड़ते हुए वहां पहुंचे, युवा मठाधीश को देखते हुए, जिसे पहले ही पहचान से परे तड़पाया जा चुका था, और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के डर से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। कौन है वो? मेरे पोते पर इतना जालिम हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? मैं उसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा और उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हाथ खींचने के बाद मठाधीश ने भयानक चेहरे के साथ दहाड़ लगाए। हॉल में मौजूद सभी शिष्य और बुजुर्ग तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए, ऐसे खामोश जैसे सर्दियों में सन्नाटा हो। कुछ जो ज्यादा डरपोक थे, वे डर के मारे कांपने भी लगे। खासकर वे लोग जो युवा मठाधीश को वापस लेकर आए थे, उनका दिल अब उनके गले में आ गया था। डर रहे थे कि मठाधीश अपनी नाराजगी में कहीं उनकी बलि न चढ़ा दें। युवा मठाधीश जमीन पर बैठा था और यह सुनकर कि उसके दादाजी उसका बदला लेना चाहते हैं, उसने तुरंत उस भयानक दर्द को सहा और आंखों में आंसू लिए मठाधीश की ओर सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी, दुश्मन बहुत ताकतवर है, कृपया बदला लेने के बारे में मत सोचिए। नामुमकिन। चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, क्या वो हमारे दिव्य मेघा आश्रम से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? भले ही मठाधीश बदला न लें, लेकिन ये बुरा तो जरूर लेगा। प्रधान बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली, उनकी आवाज में नेकी का गुस्सा भरा था। बिल्कुल, हमारे दिव्य मेघा आश्रम के युवा मठाधीश पर हाथ उठाने की हिम्मत करना हमारे आश्रम की तौहीन है। बड़े भाई, मैं आपके साथ चलूंगा। दूसरे बुजुर्ग ने जल्दी से घोषणा की, पीछे रहने के डर से। उन दोनों की अगुवाई में अन्य बुजुर्गों ने भी सुर में सुर मिलाया, ये कहते हुए कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, उन्हें युवा मठाधीश का बदला लेने के लिए उसे मारना ही होगा। मठाधीश ने अपने लिए अपने पोते की चिंता सुनी और उनका दिल और भी गमगीन हो गया। उन्होंने तुरंत ऐलान किया, चिंता मत कर, भले ही दुश्मन एक सिद्ध महागुरु हो, दादाजी के पास उससे निपटने का तरीका है। बस दादाजी को बता, वो जानवर है कौन? युवा मठाधीश पहले ही असहनीय दर्द में था और अब अपने दादाजी की बातें सुनकर अपनी घबराहट में वह और भी परेशान हो गया। दादाजी, रहने दीजिए, वो न केवल मार्शल आर्ट्स और तंत्र साधना दोनों में द्विसाधना करता है, बल्कि वो दोनों में महागुरु है। हम उसे नहीं हरा सकते। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। लेकिन जल्द ही वे संभल गए, यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। मार्शल आर्ट्स और तंत्र में द्विसाधना, ये कैसे संभव हो सकता है? इस दुनिया में लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो द्विसाधना करता हो और फिर वो दोनों में महागुरु हो।
ये तो बस अविश्वसनीय है। जिस किसी ने भी यह सुना उसे बस यही लगा कि यह एक गप है। किसी को ये पता होना चाहिए कि पिछले 1000 सालों में साधना की दुनिया में कोई महागुरु नहीं आया है, और कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया है कि वर्तमान दुनिया साधना के लिए उपयुक्त ही नहीं है। और अब तुम कहते हो कि दुश्मन न केवल एक तंत्र महागुरु है बल्कि एक सिद्ध महागुरु भी है। तुम भूतों से झूठ बोल रहे हो। प्रधान बुजुर्ग ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, युवा मठाधीश, क्या आप डर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा, इसलिए आपने जानबूझकर कहा कि दुश्मन भी साधना करता है? ये सुनकर सभी बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि प्रधान बुजुर्ग की बातें बहुत तर्कसंगत थीं। मठाधीश ने ये सुना और दुख से भरे चेहरे के साथ युवा मठाधीश से कहा, मेरे अच्छे पोते, मैं जानता हूँ कि तू दादाजी का भला चाहता है, लेकिन तुझे बस मुझे ये बताने की जरूरत है कि दुश्मन कौन है, और बाकी सब दादाजी पर छोड़ दे। युवा मठाधीश बोलने ही वाला था और उन्हें और समझाने वाला था जब उसके शरीर में अचानक एक कंपन दौड़ा, जिससे उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया। फिर अत्यधिक खौफ के भाव के साथ उसने मठाधीश से कहा, दादाजी, आप यहाँ और नहीं रुक सकते। उस आदमी ने कहा कि वो चाहता है कि आप सारी काली ऊर्जा मणियाँ तैयार रखें और वो नए साल के बाद खुद उन्हें लेने आएगा। गुस्ताख, उस बदमाश की इतनी जुर्रत! मैं बस सोच ही रहा था कि उसे कहाँ ढूंढूं, और वो वास्तव में हमारे दरवाजे पर आने की हिम्मत करता है। वो बस अपनी मौत को दावत दे रहा है। प्रधान बुजुर्ग तुरंत गरज उठे, अच्छा है, उसे आने दो, मैं देखता हूँ कि तब मैं उसके टुकड़े टुकड़े कैसे करता हूँ। वो कुत्ते का पिल्ला, क्या वो हमारे दिव्य मेघा आश्रम को इसलिए दबा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है? अगर वो आने की हिम्मत करता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो कभी वापस न जाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सफेद बालों और युवा चेहरे वाले मठाधीश ने भी इस बिंदु पर सिर हिलाया। एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, अगर वो सच में द्विसाधना करता है तो घाटी के बाहर मैं वास्तव में उसके खिलाफ बेबस हो सकता हूँ, लेकिन अगर वो इस दिव्य मेघा घाटी में आने की हिम्मत करता है तो हम, भले ही वो मार्शल आर्ट्स और तंत्र दोनों में महागुरु हो, वो मौत से नहीं बच पाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा दिव्य मेघा आश्रम इतने सालों से मौजूद है और अन्य संप्रदायों द्वारा मिटाया नहीं गया है सिर्फ इसलिए कि यह एक दूरदराज, मुश्किल से मिलने वाली जगह पर है? अपने भाषण के अंत तक मठाधीश की थोड़ी धुंधली आंखों से वास्तव में भयानक रोशनी फूट पड़ी। ये सुनकर कि मठाधीश के शब्द सिर्फ गीदड़ब की नहीं लग रहे थे, युवा मठाधीश बहुत खुश हुआ। क्या दादाजी की बात सच है? स्वाभाविक रूप से ये सच है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू अन्य बुजुर्गों से पूछ सकता है, मठाधीश ने जल्दी से जवाब दिया। इससे पहले कि युवा मठाधीश कुछ बोल पाता, दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत समझाया, युवा मठाधीश, निश्चिंत रहें, आपके माता पिता के जन्म से पहले ही हमारे दिव्य मेघा आश्रम को एक बार अन्य जादुई कुलों और मार्शल आर्ट्स परिवारों की संयुक्त सेना ने घेर लिया था। उनमें मार्शल और तंत्र दोनों दुनिया के बेमिसाल उस्ताद थे। लेकिन उसका क्या हुआ अंत में? क्या वे सभी हमारे दिव्य मेघा आश्रम के भीतर ही नहीं मारे गए? ये सुनकर युवा मठाधीश का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। भले ही वह असहनीय दर्द में था, कम से कम उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन जल्द ही उसने फिर पूछा, दादाजी, और आपने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? प्रधान बुजुर्ग ने जल्दी से बात संभाली, क्योंकि वह लड़ाई बहुत गौरवशाली नहीं थी। हालांकि हम सब बच गए, हमें अपने मूल निवास से हटना पड़ा। कई चक्कर काटने के बाद आखिरकार यह जगह मिली। सबके पक्के वादों को देखकर युवा मठाधीश का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। दादाजी, कृपया मेरे घावों को ठीक कर दीजिए। मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि उस आदमी को कैसे तड़पाया जाता है। मैं उसे खुद एक प्रेत गुलाम बनाना चाहता हूँ, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी सेवा और गुलामी करे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी तेरा इलाज करता हूँ। मठाधीश ने अपने पोते की जीने की इच्छा सुनकर तुरंत 3 बार अच्छा कहा। बोलने के बाद वह खड़े हो गए और जोर से आदेश दिया, जल्दी करो और रक्त कुंड तैयार करो। मैं युवा मठाधीश के घावों को भरने के लिए खून का इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही उनकी आवाज़ गूंजी, हॉल में मौजूद लोगों का समूह जल्दी से रक्त कुंड तैयार करने के लिए बिखर गया और सभी बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लगता है कि दिव्य मेघा आश्रम को एक वारिस मिल गया है। दादाजी, जिस शख्स ने मुझे घायल किया उसका नाम देवांश ठाकुर है, जिसे नॉर्थ मुंबई का गुरु देवांश कहा जाता है। युवा मठाधीश ने अब कोई संकोच न रखते हुए देवांश का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। नॉर्थ मुंबई का गुरु देवांश। मठाधीश ने माथे पर शिकन डाली और एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मैंने वह नाम कहीं सुना है, लेकिन याद धुंधली है। उसकी ताकत शायद बस ठीक ठाक ही होगी, मार्शल आर्ट्स और तंत्र दोनों में महागुरु नहीं, जैसा कि तूने बताया। ये सुनकर युवा मठाधीश समझाने ही वाला था, लेकिन उसके चेहरे का भाव अचानक पूरी तरह बदल गया। उसने अपार दर्द के साथ अपने दादाजी को देखा। उसका मुंह खुल रहा था और बंद हो रहा था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था।
और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसमें से एक नीलकमल अग्नि बाहर निकली, जिसने घाटी को रोशन कर दिया और उसे चमका दिया। मेरे अच्छे पोते, क्या हुआ? मठाधीश ये नज़ारा देखकर चौंक गए और जल्दी से चिंता के साथ पूछा। युवा मठाधीश बैंगनी आग को देखकर पहले ही चरम सीमा तक डर गया था। वह बेतहाशा चाहता था कि उसके दादाजी और बुजुर्ग भाग जाएं, लेकिन शब्द उसकी जुबान की नोक पर थे और वह कोई आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। दूसरे लोग केवल उसका मुंह घबराहट में खुलता और बंद होता देख सकते थे। युवा मठाधीश, आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे बोलिए, दूसरे बुजुर्ग ने उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा। मठाधीश अपने पोते के मुंह को घूर रहे थे और उसे कई बार बोलते हुए देखने के बाद आखिरकार उन्होंने उसके होठों की हरकत से 2 शब्द पहचाने, भागो जल्दी, भागो जल्दी। पहले तो मठाधीश को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सही समझा है या नहीं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अचानक बुजुर्गों पर चिल्लाया, भागो जल्दी, पीछे हटो। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, युवा मठाधीश के बचे हुए एकमात्र साबुत धड़ में अचानक दरारें पड़ गईं और फिर भीतर से बैंगनी आग की लपटें निकली, जिसने पूरी घाटी को चकाचौंध रोशनी से भर दिया। और अगले ही पल युवा मठाधीश का शरीर बिखर गया और अंदर से बैंगनी आग की लपटें फूट पड़ीं, जो जमीन पर गिरते ही आग में बदल गईं और जिस किसी भी जीवित व्यक्ति को छुआ उसे तुरंत जलाकर राख कर दिया, यहाँ तक कि राख का एक कण भी नहीं छोड़ा। पलक झपकते ही हॉल में अभी भी मौजूद आधे से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हो गए और चीखें लगातार गूंजने लगीं। अगर ऐसा नहीं होता कि ज्यादातर लोगों को पहले ही रक्त कुंड को सक्रिय करने के लिए भेजा गया था, तो मरने वालों और घायलों की संख्या और भी ज्यादा होती। लेकिन फिर भी मौके पर मरने वालों और घायलों की संख्या पहले ही 100 को पार कर चुकी थी। और जबकि मठाधीश और बुजुर्ग युवा मठाधीश के सबसे करीब थे, वे बहुत माहिर थे और जिस पल मठाधीश ने भागने के लिए चिल्लाया, वे सब चारों दिशाओं में बिखर गए। हालांकि कुछ बदकिस्मत लोगों की पीठ को बैंगनी आग ने छू लिया और वे जिंदा जल मरे। बैंगनी आग मठाधीश की दिशा में भी लपकी थी, लेकिन मठाधीश सतर्क थे और उन्होंने सहजता से एक शिष्य को पकड़ लिया, उसे अपने पीछे फेंक दिया और इस तरह आफत से बच गए। लगभग 10 मिनट बाद ये बैंगनी आग पूरी तरह बुझ गई, लेकिन नज़ारा पहले ही एक मलबे जैसा था, जैसे कि अभी अभी 3 दिन और 3 रात की आग से गुजरा हो। अपने सामने इस दर्दनाक मंजर को देखकर और युवा मठाधीश के पिछले शब्दों को याद करते हुए सभी बुजुर्गों की आंखों में खौफ का साया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन अपने जादुई हुनर और दैवीय शक्तियों को युवा मठाधीश के शरीर के भीतर छिपा देगा और उन्हें दूर से ही सक्रिय कर देगा। हालांकि वे भी ऐसा कारनामा कर सकते थे, लेकिन उसकी ताकत कभी इतनी भयानक नहीं होती। इससे ये साफ था कि दुश्मन की जादुई कला की उपलब्धियां निश्चित रूप से उन सबसे कहीं बेहतर थीं, कई मील आगे। मठाधीश जी, इस अजीब आग को देखते हुए लगता है दुश्मन ने साफ तौर पर दया दिखाई, वरना हमारा पूरा आश्रम शायद जलकर खाक हो गया होता। प्रधान बुजुर्ग यहाँ रुके, फिर घबराहट के साथ पूछा, तो क्या हमें अभी भी युवा मठाधीश का बदला लेना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मठाधीश एक पल के लिए चुप रहे, फिर एक गंभीर चेहरे के साथ बोले, इस मामले पर बहुत सोच विचार की जरूरत है। मेरा आदेश जारी करो। आज से मेरी इजाजत के बिना किसी को भी घाटी छोड़ने की अनुमति नहीं है। जब तक हम बंद दरवाजों के पीछे रहेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो हमारी सही जगह ढूंढ सकता है। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह ये था कि ठीक उसी पल जब युवा मठाधीश बिखर कर फटा था, अदृश्य लोकेशन ताबीज दूर से ही उन सब पर डाल दिए गए थे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, चाहे वे कहीं भी हों। देवांश केवल एक विचार के साथ उनकी जगह को सटीक रूप से महसूस कर सकता था। नागवाड़ी टाउन से नागपुर गांव जाने वाली सड़क पर देवांश इत्मीनान से चल रहा था जब उसका दिमाग अचानक झंझनाया, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। देवांश ने बिना सोचे ही जान लिया कि जो व्यूह और ताबीज उसने युवा मठाधीश के शरीर में सेट किए थे वे ट्रिगर हो गए थे। एक संक्षिप्त एहसास के बाद लोकेशन की जानकारी की धाराएं उसके दिमाग में साफ दिखाई देने लगी। मुझे यकीन है कि आपको मेरा भेजा हुआ नए साल का गिफ्ट पैकेज मिल गया होगा। यह एक छोटी सी निशानी है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट हैं। नए साल के बाद मैं खुद एक और भी शानदार तोहफा देने आपके दरवाजे पर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि तब तक आपने सारी ऊर्जा मणियाँ तैयार कर ली होंगी। देवांश के होंठ एक हल्की मुस्कान में बदल गए जब वह एक शांत अभिव्यक्ति के साथ खुद से बड़बड़ाया और फिर आगे बढ़ता रहा। अध्याय 384। शेर का बेटा शेर होता है और चूहे का बेटा बिल ही खोदता है। नागपुर गांव नागवाड़ी टाउन के उत्तर पूर्व में स्थित है, लगभग आधे घंटे की पैदल दूरी पर। गांव के पीछे एक बड़ा पहाड़ है जिसे हाथीसून पहाड़ी कहा जाता है और सामने एक बेनाम नदी है। पूरा गांव एक सीधी रेखा में बसा हुआ है। गांव में दाखिल होने और बाहर निकलने के लिए 2 बड़े पुल हैं जिन पर गाड़ियां आ जा सकती हैं, जो क्रमशः गांव के प्रवेश द्वार और गांव के बीच में स्थित हैं। क्योंकि गांव के बीच वाला पुल सरकार द्वारा नया बनाया गया था, ये चौड़ा, समतल और सुरक्षित है, इसलिए गांव वाले इस पुल का उपयोग करके नदी पार करना पसंद करते हैं।
भले ही प्रवेश द्वार वाले गांव वालों को थोड़ा चक्कर लगाना पड़े, उन्हें थकान महसूस नहीं होती। इस पुल का नाम सरकार ने नागपुर पुल रखा था, जो सीधे गांव के नाम से जुड़ता है, जिसे पुल को उसका उचित नाम देना माना जा सकता है। इसके अलावा पुल पार करने के बाद नदी के किनारे एक सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है, जहां लोग खाना पचाने के लिए खाने के बाद टहल सकते हैं। इस प्रकार यह पुल भोजन के बाद गांव वालों के जमा होने की जगह बन गया है। जैसा कि ऑनलाइन कहा जाता है, ये पुल नागपुर गांव का सूचना विनिमय केंद्र है। कोई भी मामला छोटा या बड़ा एक बार यहाँ पहुँच जाए तो पूरे गांव को पता चल जाता है। इसलिए गांव वाले प्यार से इस जगह को पुलिया की पंचायत कहते हैं। और हाल ही में पुलिया की पंचायत में सबसे गर्मागर्म बहस का विषय स्वाभाविक रूप से वह छोटी सैन्य टुकड़ी थी जो कुछ समय पहले अचानक गांव में तैनात हो गई थी। टुकड़ी में लगभग 100 लोग थे जो गांव के अंत में नदी के किनारे तैनात थे, और उन्होंने बैरक भी बना लिए थे जो लंबे समय तक रुकने के इरादे का संकेत देते थे। यहाँ तक कि जब गांव वालों ने सरपंच से कमान अधिकारी से पूछने को कहा कि वे इस मनहूस जगह पर क्यों आए हैं, तो उन्हें केवल 4 शब्दों का जवाब मिला, कोई टिप्पणी नहीं। गांव वाले सीधे साधे थे। उन्होंने कई पढ़े लिखे बच्चों से पूछा और समझा कि कोई टिप्पणी नहीं का मतलब है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर गांव वाले, जो तरह तरह के अंदाजे और कयास लगाने में माहिर थे, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे। इस टुकड़ी की मौजूदगी के मकसद के बारे में तरह तरह के कयास लगाने लगे। पुल पर गांव वालों द्वारा कई संस्करणों पर चर्चा करने के बाद अब केवल 2 संस्करण सबसे अधिक विश्वसनीय हैं। एक ये है कि गांव के पीछे पहाड़ों में कोई रणनीतिक अयस्क मिला है, इसलिए ये टुकड़ी मौके पर सुरक्षा के लिए यहाँ आई है ताकि इसे दूसरों द्वारा खोदा न जाए। दूसरा यह है कि गांव में किसी ने कोई घिनौना अपराध किया है और वे पहले से ही घेराबंदी करने आए हैं, बस उस व्यक्ति के लौटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे उसे एक ही बार में पकड़ सकें। हालांकि इसके अलावा भी कई तरह के किस्से थे, लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी सब पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार इतने छोटे पिछड़े गांव के लिए चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी फौजी तैनाती की जरूरत नहीं होगी। और इन 2 सिद्धांतों में से जहां पहले वाले को सबसे ज्यादा माना जा रहा था, वहीं दूसरे वाले का भी अपना एक बाजार था। इसके अलावा गांव वाले इसे बड़े विस्तार से फैलाते थे, ये कहते हुए कि जिस शख्स ने घिनौना अपराध किया है वह ठाकुर परिवार का वह लड़का है। आधार ये था कि वह लड़का मुंबई में जुआ खेलता था, शराब पीता था और कोर्टों पर जाता था, जिससे उस पर कर्ज का पहाड़ जमा हो गया था। और सूदखोरों ने उसके माता पिता को भी फोन किया था, धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं चुकाए गए तो उसका एक हाथ काट देंगे। आखिरकार बूढ़े दंपति ने पूरे गांव से पैसे उधार लिए और मामले को सुलझाने के लिए मुंबई दौड़े। लेकिन गांव वालों ने वापस लौटने पर बूढ़े दंपति के चेहरों के भाव साफ देखे थे। इसके साथ ही ये तथ्य भी था कि पिछले 2-3 सालों से बूढ़ा दंपति और उनकी बेटी पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे, फिर भी उनका जीवन इतना कठिन था। वे और भी आश्वस्त हो गए कि देवांश, वह लड़का, अभी भी भारी जुआ खेल रहा है। इसके अलावा चूंकि वह लड़का कई सालों से वापस नहीं आया था, इसलिए हर कोई यह कयास लगाने से नहीं चूक सका कि उस लड़के ने बाहर अवैध काम किए होंगे, इसीलिए वह वापस नहीं आ सका। इन पुरानी घटनाओं की वजह से ही जब इस बार टुकड़ी तैनात हुई तो गांव वालों ने स्वाभाविक रूप से इन 2 घटनाओं को जोड़ दिया। हालांकि अधिकांश लोगों का मानना था कि देवांश अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि सेना को सतर्क कर सके, लेकिन आबादी का एक और हिस्सा इस पर दृढ़ता से विश्वास करता था। और कारण बहुत आसान था, अगर ये देवांश को पकड़ने के लिए नहीं होता तो उन्हें इसे गांव वालों से गुप्त रखने की जरूरत नहीं होती। इन दोनों संस्करणों में से कौन सा सच था, इसका जवाब जाहिर तौर पर पुलिया की पंचायत नहीं दे सकती थी। लेकिन इससे कम से कम एक बात तो साबित हो गई, पुलिया की पंचायत गांव वालों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई थी। हालांकि पुलिया की पंचायत का भी समय होता था, आमतौर पर रात के खाने के बाद से लेकर अंधेरा होने के लगभग 1 घंटे बाद तक। आखिरकार बाकी समय गांव वाले खेतों में खेती के काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन आज एक अपवाद था। हालांकि अभी दोपहर के 3 ही बजे थे। पुलिया के ठीक पीछे एक घर का आंगन पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लक्ष्मी ठाकुर, तेरा मतलब क्या है? मेरा बेटा लाखों की गाड़ियां चलाता है, क्या मैं तेरी मेथी पालक चोरी करूंगी? एक तीखी ताने भरी आवाज आंगन में गूंजी। यह इस घर की मालकिन थी जिसका नाम विमला पाटिल था। इस समय वह आंगन में खड़ी एकदम नई मारुति ऑल्टो की ओर इशारा कर रही थी, जो असल में केवल कुछ हजारों की थी, और बड़े रौब के साथ जोर जोर से डांट रही थी। और वो शख्स जिसे लक्ष्मी ठाकुर कहा जा रहा था, देवांश की सगी मां थी। वह कद में छोटी थी, पीठ पर बांस की टोकरी थी और उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी मौजूदा उम्र से मेल नहीं खा रही थीं। हालांकि वह अभी 50 के आसपास ही थी, लेकिन वह 60 या 70 की लग रही थी। उसका मुंह दाईं ओर झुका हुआ था। इसकी वजह यह थी कि जब वह देवांश को पेट में लिए हुए थी तो उसके कान में एक ट्यूमर हो गया था और देवांश को बचाने के लिए उसने दवाई लेने से साफ इनकार कर दिया था। 10 महीने तक असहनीय दर्द सहती रही। नतीजतन ट्यूमर बड़ा और बड़ा होता गया। आखिरकार उसने उसके चेहरे की नसों को दबा दिया, जिससे सीधे
तौर पर बाईं ओर के चेहरे की नस पूरी तरह से मर गई और उसका मुंह अनियंत्रित रूप से दाईं ओर झुक गया। गांव की कुछ गपोढ़ी औरतें अपने खाली समय में इसका मजाक उड़ाना पसंद करती थीं, खासकर पिछले 2-3 सालों में जब देवांश शराबी और जुआरी बन गया था। वे हमेशा उसके साथ सहानुभूति का नाटक करती थीं। ऐसे नालायक बेटे के लिए ऐसा हो जाना, सच में तेरे लिए ये सब करना बेकार गया। और वह हमेशा मुस्कुरा देती, कुछ न कहती और फिर घर जाकर अकेले रोती। अब कड़ाके की ठंड में भी उसने केवल कुछ पतले कपड़े ही पहने थे और कपड़े लादकर उस जानलेवा ठंड को भगाने की कोशिश कर रही थी। विमला दीदी प्लीज शांत हो जाए, मेरा वो मतलब नहीं था। लक्ष्मी ने विमला को दुखी नजरों से देखा और जब वह बोली तब भी उसके चेहरे पर एक सुलह वाली मुस्कान थी। विमला को नाराज करने से डर रही थी। वो मतलब नहीं था, तो फिर क्या मतलब है? मेरा बेटा इतना पैसा कमाता है, क्या तुझे लगता है कि मुझे तेरी सब्जियां चोरी करने की जरूरत है? क्या तुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तेरा मुंह टेढ़ा है तो उल्टी सीधी बातें कर सकती है? विमला ने तीखे स्वर में डांटा। उसका चेहरा लाल था, जिससे आसपास के गांव वालों का ध्यान खींच गया और उसे जाहिर तौर पर नहीं पता था कि उसने उल्टी सीधी बातें कहाँ से सुनी थी और न ही उसे परवाह थी कि यह यहाँ सही है या नहीं। जब तक इसमें टेढ़ा शब्द था उसने इसका इस्तेमाल किया। लक्ष्मी गांव में टुकड़ी की हालिया तैनाती और अपने बेटे के निराशाजनक व्यवहार के कारण पहले ही आत्मविश्वास खो चुकी थी और विमला की डांट सुनने के बाद उसकी हिम्मत और भी टूट गई। विमला दीदी प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैंने यह नहीं कहा कि आपने सब्जियां चोरी की। मैं बस आपको बताना चाहती थी, अगली बार जब आप मेथी काटें तो क्या आप कृपया उन्हें जड़ से नहीं काट सकती? अगर आप उन्हें जड़ से काटती हैं तो मेथी आसानी से मर जाती है। आप जानती हैं मैं कुछ सब्जियां उगाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाती हूँ, अगर वे मर गईं। लक्ष्मी की आवाज बोलते बोलते धीमी होती गई और अंत तक जो लोग आगे की पंक्ति में खड़े थे, अगर उन्होंने ध्यान से नहीं सुना तो वे सुन नहीं सके कि वह क्या कह रही थी। फिर भी भले ही वह इतनी विनम्र थी, विमला ने बेरहमी से उसकी बात काट दी और सबके सामने उसकी नाक की ओर इशारा किया और उसे कोसा। लक्ष्मी एहसान फरामोश मत बन। मेरा बेटा इतना अमीर है, क्या वो तेरे जैसे बेऔलाद परिवार से मेथी चोरी करेगा? बेऔलाद, ये गांव का सबसे जहरीला शब्द था। जब लक्ष्मी ने ये सुना तो उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांप गया और फिर अपने बेटे की हालत के बारे में सोचकर उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे वह लगभग बेऔलाद ही है और तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसका बेटा अभी मरा नहीं था और अब उसे इतनी बेरहमी से कोसा जाना, वह जिसने अपनी पूरी जिंदगी नेकी की थी, कोई भी बदसलूकी या अपमान सह सकती थी, लेकिन वह अपने बेटे की मौत की कामना करने वाले श्राप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, विमला को घूरते हुए। तू किसे बेऔलाद कह रही है? तू किसे बेऔलाद कह रही है? तू बेऔलाद है, तेरा पूरा खानदान बेऔलाद है। जैसे ही वह बोली, वह विमला का मुंह नोचने ही वाली थी, लेकिन फुर्तीले गांव वालों ने उसे रोक लिया। लेकिन उसे रोकने के बाद उन्होंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वे सब विमला की ओर देखने लगे, माथे पर शिकन लाते हुए और सलाह देते हुए। विमला पाटिल, हम सब एक ही गांव के हैं, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही जहरीली नहीं हो गई? बिल्कुल, तू अक्सर लक्ष्मी के घर से कुछ साग भाजी लेने जाती थी। जिस तरह से तू लक्ष्मी के बारे में बात कर रही है वह तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी से लक्ष्मी से माफी मांग, तू सच में पुराने जख्म को रेत रही है, तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सबके समझाने के बावजूद विमला ने न केवल माफी नहीं मांगी बल्कि चिल्लाने में और भी आक्रामक हो गई। तुम सबका क्या मतलब है? उसके बेटे के चाल चलन के साथ वो आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा। मेरे उसे बेऔलाद कहने में क्या गलत है? मैं उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, उसे पहले से मानसिक रूप से तैयार कर रही हूँ। असल में उसे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा बेटा कैसा है यह इसलिए है क्योंकि मैंने उसे अच्छी तालीम नहीं दी, और ये तुझ जैसी चोर का काम नहीं है कि उसकी आलोचना करे। लक्ष्मी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और भले ही उसका दिल पूरी तरह से छलनी हो गया था, वह अभी भी अपने बेटे का बचाव कर रही थी। तू किसे चोर कह रही है? तू आज मेरे सामने अपनी बात साफ कर, वरना इस आंगन से जाने के बारे में सोचना भी मत। विमला तुरंत भड़क गई। वह पूरे गांव में सबसे घमंडी व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी। ये दिखावा करना पसंद करती थी कि उसका बेटा कितना सफल है। चाहती थी कि हर कोई अमीर होने के लिए उसकी और आज्ञाकारी होने के लिए उसके बेटे की तारीफ करे। वह दूसरों द्वारा चोर कहलाना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ये सुनकर लक्ष्मी भीड़ की पकड़ से छूट गई, अपनी टोकरी से एक दरांती निकाली और पास के एक गांव वाले को दे दी। मुझे ये दरांती मेरे मेथी के खेत में मिली। मीना ताई, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इस दरांती के हत्थे पर क्या नाम लिखा है? गांव की महिला, जिसका नाम मीना पाटिल था, ने दरांती ली, उस पर नजर डाली और तपाक से बोल पड़ी, रमेश पाटिल। ये नाम सुनते ही आसपास के गांव वालों ने तुरंत विमला को धिक्कारते हुए देखा। नागपुर गांव के सभी गांव वालों का एक रिवाज था, औजार खरीदते समय वे उस पर अपने बेटे का नाम खुदवाते थे।
इस तरह भले ही औजार उधार दिए जाएं, उन्हें वापस लेना आसान होता था। इसके अलावा माता पिता केवल अपने बेटे का नाम खुदवाते थे क्योंकि यह बेटे को विरासत में दिया जाना था। जहां तक बेटियों का सवाल है, उनकी नज़रों में वे तो बस पराया धन थी, पारिवारिक संपत्ति की वारिस होने के योग्य नहीं। और रमेश पाटिल विमला का बेटा था और उसके शब्दों में पूरे नागपुर गांव का सबसे होनहार लड़का। मेरा बेटा हाल ही में मुझे सच में पागल कर रहा है, लाखों की कार खरीद रहा है, बचत करना तो जैसे जानता ही नहीं। यही बात विमला हाल ही में मिलने वाले हर व्यक्ति से कह रही थी, इतना कि इसे सुनकर सबके कान लगभग पक गए थे। हर कोई जानता था कि वह घमंडी है, इसलिए किसी ने उसका खंडन नहीं किया, वे बस चुपचाप उसका दिखावा देखते रहे। लेकिन लक्ष्मी भोली थी, यह मानते हुए कि वह वास्तव में गुस्से में थी, इसलिए उसने उसे सांत्वना देने के लिए अपनी खुद की दुखद कहानी का इस्तेमाल किया। विमला दीदी, गुस्सा मत कीजिए, मेरा बेटा तो और भी महंगी चीजें खरीदता था और मेरा दिल लंबे समय तक दुखता रहता था। उसका मूल इरादा विमला को सांत्वना देना था, लेकिन परिणाम स्वरूप विमला ने उसका बुरा मान लिया, जो उसे हमेशा नापसंद करती थी और अक्सर उससे झगड़ा करती थी। इस बार आखिरकार उसे एक मौका मिल गया और उसने इसका फायदा उठाया, लेकिन उसे अपने खुद के लालच की उम्मीद नहीं थी। जब वह गई तो वह मेथी का एक बड़ा गुच्छा ले गई, लेकिन खेत में दरांती भूल गई। सबकी नफरत भरी नजरों को देखते हुए विमला की आंखें इधर उधर घूमी और अचानक उसे एक विचार आया। उसने वास्तव में बाजी पलट दी। अरे लक्ष्मी, मैं सोच रही थी कि मेरे घर की दरांती क्यों गायब है, तो तूने चुराई थी। सच ही कहा है, शेर का बेटा शेर होता है और चूहे का बेटा बिल ही खोदता है। कोई ताज्जुब नहीं कि तेरा बेटा सड़ा हुआ जुआरी बन गया। पता चला कि उसने ये सब तुझसे ही सीखा है, तेरे उस टेढ़े मुंह के साथ। अध्याय 385। तुम थाने में रपट लिखाओगी या नहीं? अगर तुम नहीं लिखाओगी तो मैं लिखाऊंगी। तू। विमला की बातों से लक्ष्मी इतना गुस्से में आ गई कि उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। वह बातों की धनी नहीं थी और शायद ही कभी गांव में किसी से बहस करती थी, तो वह विमला के खिलाफ बहस कैसे जीत सकती थी। गांव में हर कोई जानता था कि लक्ष्मी कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी, भले ही वह भूख से मर जाए। इसलिए वे सब लक्ष्मी के बचाव में आगे आए, कहते हुए, विमला, हद मत पार कर। तू अपने दिल में जानती है कि तू लक्ष्मी के घर में थी काटने गई थी या नहीं? अब तू बाजी पलट रही है। क्या तेरी अंतरात्मा को चोट नहीं पहुंचती? लक्ष्मी दीदी ने पिछले कुछ सालों में बहुत कष्ट सहे हैं। एक ही गांव में पड़ोसी होने के नाते अगर तू मदद नहीं करती तो ठीक है, लेकिन तूने साफ तौर पर कुछ गलत किया है और तू अभी भी उसका मजाक उड़ा रही है और तौहीन कर रही है। क्या तुझे रात को नींद आती है? कोई किसी के चेहरे पर नहीं मारता या उसकी कमियों को उजागर नहीं करता। गांव में हर कोई जानता है कि लक्ष्मी का चेहरा तब बिगड़ा था जब वह देवांश को पेट में लिए हुए थी। ये केवल ये दिखाता है कि वह कितनी महान है। तेरे लिए अब ये बात उठाना सच में शर्मनाक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सबके समर्थन के शब्द सुनकर लक्ष्मी, जो मजबूत रहने की आदी थी, ने पिछले सालों के अपने सभी दुखों के बारे में सोचा। एक पल में उसका सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने से खुद को रोक नहीं पाए। गांव वालों की बकबक ने हालांकि विमला के गाल लाल कर दिए और उसकी आंखों में एक खूंखार चमक भर दी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि गांव में लक्ष्मी के इतने अच्छे संबंध होंगे। ऐसे लोग थे जो रोज उसकी बुराई करते थे, तो अब उनमें से कोई भी आगे क्यों नहीं आ रहा था? हालांकि वह बहुत गुस्से में थी, उसने ऐसी अभिव्यक्ति के साथ सबको देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल लक्ष्मी को घूर सकती थी, जैसे उसे नोच खाना चाहती हो। तुम सब उसकी तरफदारी कर रहे हो, है न? क्योंकि तुम सब ने बिना पैसे दिए उसके घर से सब्जियां ली हैं। तुम सब मुफ्तखोर हो, तो यहाँ जिंदा पीर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? विमला और बर्दाश्त न कर सकी, पैर पटकते हुए सब पर चिल्लाई, तू सच में? कोई विमला के जवाब से इतना घबरा गया कि मौके पर ही अवाक रह गया। लेकिन किसी और ने तुरंत साफ विचारों के साथ जवाब दिया, हमने वाकई लक्ष्मी दीदी के बगीचे से सब्जियां ली हैं, लेकिन जब हमारे पास सब्जियां और फल होते हैं तो हम भी लक्ष्मी दीदी को देते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो साफ तौर पर किसी और की मेथी को जड़ से काटते हैं और फिर भी मानने से इनकार करते हैं। हमने तुझे पहले इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हम तुझसे बहस करने में अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहते थे। क्या तुझे सच में लगता है कि तू महारानी है और हर किसी को तेरी बात माननी होगी? बिल्कुल, हजारों की कार और वो भी किस्तों पर, फिर भी यह रट लगाती है कि उसके बेटे ने इसे नकद लाखों में खरीदा। हम सब एक ही गांव के हैं, तो तू क्या बनने का नाटक कर रही है, अपनी अम्मा? कई आवाजें एक साथ गूंजी। विमला को तब तक कोसती रही जब तक कि उसकी सांस नहीं फूल गई, उसके सातों छिद्रों से धुआं निकलने लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सब उसकी तरफदारी कर रहे हो, है न? मैं मूल रूप से इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन अगर यह आज इस डरांती के मामले को साफ नहीं करती तो मैं थाने में रपट लिखा दूंगी। विमला ने पैर पटका, लक्ष्मी की ओर इशारा किया और उसे तीखे स्वर में डांटा।
गांव के लोग अपनी पुरानी सोच के साथ अभी भी पुलिस बुलाने के बजाय रपट लिखाना या रिपोर्ट करना कहना पसंद करते थे। तो लिखा दे रपट, जा लिखा दे, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तू काले को सफेद कैसे करती है। लक्ष्मी, जिसका ज़मीर साफ था, सीधे तनकर खड़ी हो गई। नहीं, तुम रिपोर्ट नहीं कर सकती। किसी ने जल्दी से लक्ष्मी को फुसफुसाकर याद दिलाया। लक्ष्मी दीदी, उसके परिवार की पुलिस में जान पहचान है, अगर तुमने रिपोर्ट की तो शायद आपको नुकसान हो। इन शब्दों पर सबको याद आया कि रमेश पाटिल का मौसेरा भाई, जो विमला का भतीजा था, पुलिस में काम करता था। अगर बात सच में थाने तक पहुंची तो लक्ष्मी को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या हुआ, डर गई? विमला ने ठंडी सांस ली, फिर घमंड से कहा, अगर तू डर गई है तो मान ले कि तू चोर है और मैं दरियादिल होकर इस मामले को जाने दूंगी। चोर कौन है ये वो अपने दिल में जानता है। मैं मूल रूप से केवल तेरी दरांती वापस करने और तुझे ये बताने आई थी कि मेथी को जड़ से मत काटना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे हर तरह से कोसोगी और गालियां दोगी। ये सच में दिल तोड़ने वाला है। लक्ष्मी की आंखें दबदबाई हुई थीं और वह धीरे धीरे सिसक रही थी। बोलने के बाद उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी नजरें दृढ़ थीं विमला की ओर। चाहे तू रपट लिखाए या नहीं, अगर तू नहीं लिखाएगी तो मैं लिखाऊंगी। लक्ष्मी के अचानक आक्रामक तेवर के सामने विमला एक पल के लिए सन्न रह गई। हालांकि उसकी पुलिस में जान पहचान थी, वह ये भी जानती थी कि इतने सारे गवाहों के साथ उसके भतीजे के लिए उसका पक्ष लेना मुश्किल होगा। इसके अलावा उसने अपने बेटे द्वारा गांव के अंत में फौजियों को एक हिस्सा भेजने के बाद काटी गई कुछ मेथी अपने पास रख ली थी। उस समय अगर वे बस इसकी तुलना लक्ष्मी के सब्जी के बगीचे से करते तो ये पक्का सबूत होता। यहाँ तक कि उसके भतीजे की तरफदारी के साथ भी इसका परिणाम शायद दोनों पक्षों को समान रूप से सजा मिलने में होगा और उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसका वास्तव में रिपोर्ट करने का इरादा नहीं था। वह बस लक्ष्मी को डराकर पीछे हटाना चाहती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो आमतौर पर झगड़े से बचती थी, वह इस मामले पर इतनी अड़ी रहेगी। जैसे ही वह धर्म संकट में थी, भीड़ के पीछे से अचानक एक भारी आवाज गूंजी, क्या हुआ? तुम लोग रपट लिखाने की बात क्यों कर रहे हो? ये सुनकर सबने जल्दी से मुड़कर देखा और एक अधेड़ उम्र के नियमित सेना अधिकारी को देखा जिसके कंधे पर 2 पट्टियां थीं, जो उन पर माथे पर शिकन डाले हुए था। हर कोई इस आदमी को पहचानता था। यह मेजर कुलकर्णी थे, जो वहां तैनात टुकड़ी के डिप्टी कमांडर थे। हालांकि उन्हें आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। गांव में हर कोई जानता था कि वह ऐसा व्यक्ति था जो छोटे मोटे फायदे उठाना पसंद करता था, जबकि वह चोरी या डकैती नहीं करता था। जहां दूसरे लोग गांव वालों से उपहार लेने से मना कर देते थे, वह सब कुछ स्वीकार कर लेता था। कभी कभी वह गांव वालों को यह इशारा भी कर देता था कि उसे किस चीज की जरूरत है। शुरू में हर कोई उसके प्रति काफी उत्साही था, लेकिन एक हफ्ते के भीतर उनका उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। केवल विमला के परिवार के अभी भी उससे करीबी संबंध थे। वाकई रमेश पाटिल उसके बगल में खड़ा था, उसका निजी सचिव लग रहा था। जैसे ही विमला ने मेजर कुलकर्णी को देखा, वह तुरंत नाटक करने लगी। रोते हुए अपने बेटे की ओर दौड़ी, चिल्लाई, बेटा, कोई तेरी माँ पर चोर होने का इल्जाम लगा रहा है। मैं अब ऐसे नहीं जी सकती, मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगी। कौन? मेरी माँ को चोर कहने की हिम्मत किसने की? रमेश ने विमला को सहारा दिया, आक्रामक तेवर के साथ सबको घूरते हुए। और कौन? वो लक्ष्मी चाची। उसने साफ तौर पर हमारी दरांती चुराई और फिर वह पलट गई और मुझ पर चोर होने का इल्जाम लगाया। ये दुनिया कहाँ जा रही है? काला सफेद में और सफेद काले में कैसे बदल सकता है? विमला ने दिल खोलकर रोने का नाटक किया, जैसे कि उसके साथ सच में बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। रमेश को पूरी कहानी नहीं पता थी और उसने केवल अपनी माँ की एक तरफा कहानी पर विश्वास किया। उसने तुरंत लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी चाची, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर आपको दरांती चाहिए थी तो आपको बस कहना चाहिए था और मैं आपको दे देता, है न? क्या मुड़कर मेरी माँ पर इल्जाम लगाना जरूरी था? मैंने नहीं किया, ये साफ तौर पर उसने। लक्ष्मी इतनी घबराई हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे कहे। आखिरकार पास खड़ी मीनाताई बोली, अरे भतीजे, तुम ऐसा नहीं कह सकते। ये साफ तौर पर तुम्हारी माँ थी जो लक्ष्मी दीदी के घर से मेथी चुराने गई थी और अपनी दरांती उनके खेत में छोड़ आए। लक्ष्मी दीदी पुरानी शिकायतों को दरकिनार करते हुए दरांती वापस करने आई और इत्तेफाक से तुम्हारी माँ को याद दिलाया कि मेथी को जड़ से न काटें। लेकिन तुम्हारी माँ ने इसके बजाय बाजी पलट दी और झूठा इल्जाम लक्ष्मी दीदी पर लगा दिया कि वो चोर हैं। तुम्हारा सीधे लक्ष्मी चाची को दोषी ठहराना बिना स्पष्टीकरण मांगे ये सच में दिखाता है कि शेर का बेटा शेर होता है और चूहे का बेटा बिल ही खोदता है। इन सीधे सादे 3 वाक्यों ने पूरी कहानी साफ कर दी, लेकिन रमेश ने इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और तुरंत तड़क कर बोला, बकवास। मेरा परिवार अपनी खुद की मेथी उगाता है तो हमें उसके घर से काटने की क्या जरूरत होगी? बोलने के बाद रमेश ने अपने बगल में खड़े मेजर कुलकर्णी से कहा, कमांडर कुलकर्णी, प्लीज इस मामले को सुलझाइए।
हम बुरे लोगों को मेरी माँ का दिल नहीं तोड़ने दे सकते। फिर उसने कुलकर्णी के कान में फुसफुसाया, यह उसी नालायक की माँ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो बहुत हद तक एक निराश्रित विधवा ही है। ये सुनकर कुलकर्णी समझ गया, चूंकि वह एक निराश्रित विधवा थी, क्या उसे अपनी मर्जी से चलाना और काबू करना आसान नहीं होगा। वह मूल रूप से एक सिफारिशी आदमी था जो जुगाड़ से 2 पट्टियों के रैंक तक पहुंचा था। वह मूल रूप से एक बड़े शहर में आराम की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसके दादाजी ने उसे इस मनहूस जगह पर आने का इंतजाम कर दिया था। जब भी उसने अपने दादाजी से सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि वह उसके लिए एक बहुत बड़े मौके का इंतजाम कर रहे हैं और जब तक मिशन पूरा हो जाएगा एक असाधारण तरक्की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसके दादाजी यह नहीं बताते थे कि मिशन क्या था, केवल ये कि नागपुर गांव की स्थिरता बनाए रखनी है और किसी भी चीज में दखल नहीं देना है या पूछना नहीं है। ये सुनकर कुलकर्णी को तुरंत विश्वास नहीं हुआ कि यह कोई बहुत बड़ा मौका था। उसने शायद सोचा कि यह ट्रेनिंग और तजुर्बा हासिल करने के लिए बस एक अस्थायी काम था, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बस यहाँ का खाना सच में बहुत खराब था, इसलिए उसे खुद खाना बनाना पड़ता था। इससे उसका रमेश के साथ उठना बैठना हो गया। बस अभी रमेश ने उसे मेथी और अंडे भेजे थे ताकि वह आज रात एक एक्स्ट्रा डिश खा सके। मेथी के साथ अंडे की भुर्जी और थोड़ी शराब, बस एकदम सही। सेना में शराब नहीं थी, इसलिए वह रमेश के पीछे पीछे उसके घर शराब लेने जा रहा था जब यह घटना हुई। वह उनकी मेहमाननवाजी के लिए पहले से ही उनका कर्जदार था और दूसरा पक्ष एक निराश्रित विधवा होने के कारण उसे कोई चिंता नहीं थी। वह पूरी तरह से रमेश की माँ का समर्थन करेगा। तुमने इसके परिवार की दरांती क्यों चुराए? कुलकर्णी बड़े शहर से होने के नाते तुरंत एक ही वाक्य में लक्ष्मी के कार्यों पर फैसला सुना दिया। अध्याय 386। माँ, तुम्हारा बेटा नालायक है, तुम्हारे बेटे से गलती हो गई, तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। जैसे ही मेजर कुलकर्णी ने यह कहा, पिंगला पाटिल और रमेश पाटिल को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। वे केवल इतना जानते थे कि मेजर कुलकर्णी को फायदा उठाना पसंद है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह नैतिक रूप से इतना गिर जाएगा, दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठाएगा और सीधे लक्ष्मी ठाकुर पर चोर होने का आरोप लगा देगा। मेजर साहब, क्या आपने मीना पाटिल की बात नहीं सुनी? लक्ष्मी ठाकुर ने अविश्वास से मेजर कुलकर्णी की ओर देखा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा सवाल पूछेंगे। उसकी बातें सिर्फ उसकी अटकलें हैं और एक तरफा हैं, भरोसेमंद नहीं हैं। लेकिन तुमने रमेश पाटिल की दरांती क्यों चुराए? मेजर कुलकर्णी ने दबाव डाला, स्पष्ट रूप से विमला पाटिल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसके बगल में खड़ी विमला पाटिल मेजर कुलकर्णी की बातें सुनकर लक्ष्मी ठाकुर की ओर एक विजयी मुस्कान के साथ देखने लगी। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था, मानो कह रही हो, मुझसे लड़ोगी तो पता भी नहीं चलेगा कि कब मर गई। मैंने इसे नहीं चुराया, लक्ष्मी ठाकुर ने जवाब दिया, अपमानित महसूस करते हुए और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अगर तुमने इसे नहीं चुराया तो उसका सामान तुम्हारे पास क्यों है? मेजर कुलकर्णी, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ने जानबूझकर मुद्दे को उलझा दिया। 10 गांव वाले भी उसके खिलाफ बहस नहीं कर सकते थे। उसने मेरी हरी प्याज चुराई, मेरे खेत में अपनी दरांती गिरा दी और मैंने उसे उठाया। मैं उसे वापस करने ही जा रही थी, लक्ष्मी ठाकुर ने कहा, माथे पर शिकन लिए। उनकी आंखों में दुख भरा था। उसका झुर्रियों वाला चेहरा समय के निशानों से खुदा हुआ था और उसकी विनम्र नजर ने लोगों को दया और सहानुभूति महसूस कराई। लेकिन मेजर कुलकर्णी को इसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह केवल एक देवता की तरह महसूस कर रहा था जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। बस एक शब्द से वह किसी भी व्यक्ति के भविष्य को पूरी तरह खत्म कर सकता था। उसने तुम्हारी हरी प्याज चुराई और तुम फिर भी उसे उसकी दरांती वापस करने चली आई। क्या तुम इतनी दयालु हो? तुमने साफ तौर पर दरांती चुराई है और उसने तुम्हें देख लिया तो तुम उल्टा उसे ही काटने दौड़ रही हो, ये कहकर कि उसने सब्जी चुराई। क्या ये सच नहीं है? मेजर कुलकर्णी ने अपनी वर्दी के रौब का फायदा उठाते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं चुराया, उसने सब्जी चुराई है। लक्ष्मी ठाकुर वास्तव में डरी हुई थी, लेकिन वह अभी भी सच पर अड़ी रहीं। हालांकि उनका छोटा सा शरीर अब कांप रहा था, जैसे ठंडी हवा में टिमटिमाता दिया जो किसी भी क्षण बुझने वाला हो। इस समय भी तुम बहस करने की हिम्मत करती हो? यह ऐसा है जैसे किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाना। अगर तुमने उसे नहीं गिराया तो क्या तुम उसे उठाने की दया दिखाओगी? तुमने साफ तौर पर चोरी की है, मेजर कुलकर्णी ने निर्णायक रूप से घोषित किया। लक्ष्मी ठाकुर अब आंसुओं में थी, उनका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया ऐसी हो जाएगी, कभी नहीं सोचा था कि वह वर्दी पहनने वाला कोई व्यक्ति भी इतना अनुचित होगा। आसपास के गांव वाले भी निराश थे, हर कोई मेजर कुलकर्णी को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। सही और गलत से इतना रहित होने के लिए क्या आप उस वर्दी को पहनने के लायक भी हैं? मीना पाटिल ने नाक सिकुड़ी और फटकार लगाए। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? मेजर कुलकर्णी ने ठंडेपन से पूछा। बिल्कुल मुझे दिक्कत है,
अगर आप इतने दबंग और अनुचित होने जा रहे हैं तो मैं आपकी शिकायत अनुशासनात्मक समिति में करूंगी। मीना पाटिल पढ़ी लिखी होने के कारण शिकायतों के उचित माध्यमों को जानती थी। तुम इतनी उत्तेजित हो, ऐसा लगता है कि तुम उसकी साथी हो। तुम्हें अनुशासनात्मक समिति जाने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले कुछ दिनों के लिए अंदर भेज दूंगा। मेजर कुलकर्णी ने नाक सिकुड़ी, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। उसके वर्तमान अधिकार के साथ टाउनशिप पुलिस स्टेशन से किसी को हिरासत में लेना बस एक शब्द की बात थी। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे बंद करके दिखाओ। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ न्याय मिल सके। मीना पाटिल भी गुस्से में आ गई और सीधे उससे भिड़ गई। हालांकि अन्य गांव वाले मीना पाटिल की तरह बहादुर नहीं थे। उन्होंने पहले ही हार मान ली थी और लक्ष्मी ठाकुर का समर्थन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्राचीन काल से आम लोग अधिकारियों से नहीं उलझते, यह उनके हड्डियों में खुदी हुई एक छाप थी जो उन्हें लगातार याद दिलाती थी कि ऐसे नाजुक मौकों पर न बोलें। मेजर कुलकर्णी, जाने दो, हम सब एक ही गांव के हैं, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मेरी मां से माफी मांगने दो और हम इस मामले को यहीं रफा दफा कर देंगे, रमेश पाटिल ने लक्ष्मी ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा। मेजर कुलकर्णी ने यह सुना और तुरंत सिर हिलाया, पीछे हटने का मौका लेते हुए। वह भी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता था। आखिरकार अगर उसके दादाजी को पता चला तो उसे निश्चित रूप से फिर से फटकार लगाई जाएगी। ठीक है, जब पीड़ित ने खुद ऐसा कहा है तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वो औरत लक्ष्मी ठाकुर है ना? तुम विमला चाची से माफी मांगो और यह मामला खत्म हो जाएगा, मेजर कुलकर्णी ने रौब जमाते हुए कहा। लक्ष्मी ठाकुर गुस्से से कांप रही थी और उनके चेहरे पर आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उन्होंने माफी नहीं मांगी बल्कि अपनी सिंगल लेयर जेब में हाथ डाला, कांपते हुए अपना फोन निकाला। ओह, क्या तुम बैकअप बुलाने जा रही हो? मेजर कुलकर्णी ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। मेजर कुलकर्णी, चिंता मत करो, वह एक बेऔलाद औरत है, उसके पास बुलाने के लिए कौन होगा? वह शायद अधिकारियों को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, विमला पाटिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा जीत के गर्व और विजय से भरा था। हालांकि लक्ष्मी ठाकुर ने न तो बैकअप बुलाया और न ही अधिकारियों को रिपोर्ट की। इसके बजाय उन्होंने एक ऐप खोला और कई प्रयासों के बाद उससे अपरिचित होने के कारण आखिरकार उन्हें संग्रहित रिकॉर्ड मिल गए। फिर और भी अधिक अनाड़ीपन से उन्होंने एक वीडियो चलाया और उसे मेजर कुलकर्णी और अन्य लोगों की ओर बढ़ा दिया। स्क्रीन पर लक्ष्मी ठाकुर का सब्जी का बगीचा दिखाई दे रहा था। जल्द ही विमला पाटिल एक दरांती के साथ बगीचे में दिखाई दी। फिर उसने हरी प्याज के गुच्छे काट दिए, उन्हें बिल्कुल जड़ से काट दिया। काटने के बाद, क्योंकि उसने बहुत अधिक काट लिया था और उसे ले जाने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता थी, वह खेत में दरांती भूल गई। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी ठाकुर वीडियो में दिखाई दी। उन्होंने खेत में बर्बाद हुई हरी प्याज को देखा, लंबे समय तक सन खड़ी रहीं और कोई भी उनके कंधों को कांपते हुए देख सकता था। स्पष्ट रूप से वह धीरे धीरे सिसक रही थीं। सिसकना बंद करने के बाद उन्हें जमीन से दरांती उठाते हुए, अपनी टोकरी में डालते हुए और धीरे धीरे कैमरे के दृश्य से बाहर जाते हुए देखा गया। घटनाओं का पूरा क्रम निगरानी कैमरे द्वारा स्पष्ट रूप से कैद कर लिया गया था। देखने के बाद विमला पाटिल और अन्य लोगों को देखते हुए सबकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। विमला पाटिल, रमेश पाटिल और तुम मेजर कुलकर्णी, क्या तुम अब वो बात दोहराने की हिम्मत करते हो जो तुमने पहले कही थी? मीना पाटिल ने दांत पीसते हुए मांग की। हालांकि दूसरे लोग इस सच्चाई को गहराई से समझते थे कि आम लोग अधिकारियों से नहीं उलझते, लेकिन सब्जी के बगीचे में लक्ष्मी ठाकुर की उस खामोश सिसकती हुई आकृति को याद करते हुए वे सभी क्रोधित थे। उन तीनों, विमला पाटिल, रमेश पाटिल और मेजर कुलकर्णी, को घूर रहे थे और यह जानना चाहते थे कि यह मामला कैसे सुलझाया जाएगा। रमेश पाटिल मौके पर ही अवाक रह गया, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि हरी प्याज लक्ष्मी ठाकुर के घर से चुराई गई थी। उसने सोचा था कि वे उसकी अपनी थीं। ये सोचते हुए वह चाहता था कि विमला पाटिल पर चिल्लाए, ये पूछते हुए कि उसे सब्जियां चुराने की क्या जरूरत थी। लेकिन इतने सारे लोगों के मौजूद होने के कारण उसने अंततः इस आवेग को दबा दिया। हालांकि मेजर कुलकर्णी अलग था। न केवल उसे कोई शर्म या पछतावा महसूस नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय उसने लक्ष्मी ठाकुर द्वारा अपने सार्वजनिक अपमान के लिए उनके प्रति तीव्र नफरत पाल ली। अगर गांव वाले मौजूद नहीं होते तो वह लक्ष्मी ठाकुर को पीटना चाहता था। और विमला पाटिल, वीडियो देखने के बाद उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लेकिन मेजर कुलकर्णी की तरह उसने भी कोई अपराधबोध या शर्म नहीं दिखाई। इसके बजाय लक्ष्मी ठाकुर को और भी अधिक आक्रामक तरीके से घूरा। हम सब एक ही गांव के हैं और तुमने वास्तव में सभी से बचने के लिए सर्विलांस कैमरा लगाया है। ऐसा करके क्या तुम्हारे प्रति सबकी दयालुता के साथ न्याय कर रही हो, जैसे किसी को तुम्हारी कुछ टूटी हुई सब्जी की पत्तियों की परवाह है? लक्ष्मी ठाकुर ने वीडियो सहेज लिया, अपना फोन रख दिया और फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा,
अगर तुमने मुझे इस हद तक मजबूर नहीं किया होता तो मैं सर्विलांस फुटेज खोलती भी नहीं। वहां मौजूद हर किसी ने इस पर विश्वास किया। आखिरकार लक्ष्मी ठाकुर को सर्विलांस फुटेज खोजने में काफी समय लगा था। वह उससे बहुत अपरिचित लग रही थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह इसका अक्सर उपयोग नहीं करती थी। मैं मूल रूप से तुम्हें बस ये याद दिलाना चाहती थी कि अगली बार जब तुम काटने जाओ तो हरी प्याज को जड़ से मत काटना। लेकिन तुमने मुझे मेरी मौत तक धकेलने की जिद पकड़ ली। चूंकि तुम रिपोर्ट नहीं करोगे, मैं करूंगी। अगर टाउनशिप इसे नहीं संभालती है तो मैं जिले में जाऊंगी। अगर जिला इसे नहीं संभालता है तो मैं मंडल में जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में हमेशा एक ऐसी जगह होती है जहां न्याय मिल सकता है। जैसे ही लक्ष्मी ठाकुर बोली, उन्होंने अपनी पीठ पर टोकरी लादी, मुड़ी और टाउनशिप की ओर चल दी। विमला पाटिल और अन्य लोगों ने ये सुना और डर के मारे तुरंत पीले पड़ गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर लक्ष्मी ठाकुर को हंगामा जारी रखने दिया गया तो विमला पाटिल को वास्तव में जेल हो सकती है। और जहां तक मेजर कुलकर्णी की बात है, हालांकि उसके पास उसके दादाजी का समर्थन था और मामला अंततः दबा दिया जाएगा, लेकिन उसकी भविष्य की पदोन्नति निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगी। जल्दी करो, उसे रोको, उसका फोन छीन लो और उसे तोड़ दो। अपनी हताशा में मेजर कुलकर्णी अपना आपा खो बैठा और रमेश पाटिल को एक ऐसा आदेश दिया जिसने देवताओं और मनुष्यों दोनों को क्रोधित कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीना पाटिल रमेश पाटिल का रास्ता रोकने वाली पहली थी। क्या तुम सच में कानून को नहीं मानते? क्या तुम्हें लगता है कि हम सब मर चुके हैं? मीना पाटिल के नेतृत्व करने के साथ अन्य गांव वाले भी जोश में आ गए, लक्ष्मी ठाकुर के सामने कदम बढ़ाते हुए और रमेश पाटिल का रास्ता रोकते हुए। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बागी हो? जो कोई भी उसे रोकने की हिम्मत करेगा उसे लक्ष्मी ठाकुर का साथी माना जाएगा। मेजर कुलकर्णी ने झुंझलाते हुए कड़ाई से धमकी दी। हालांकि मीना पाटिल न केवल पीछे नहीं हटी बल्कि अपना रुख दिखाने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ाए। ये देखकर बाकी भीड़ ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, एक मानव दीवार बना ली और एक कदम आगे भी बढ़ा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, असभ्य गंवारों का एक झुंड, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितने सख्त हो सकते हो। मेजर कुलकर्णी पहले से ही क्रोधित और अपमानित था। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने तुरंत आदेश दिया, फर्स्ट प्लाटून लीडर, अपने सभी आदमियों को पूरी तरह से हथियारबंद करो और उन्हें यहाँ पुलिया के पास ले आओ। हाँ, पूरी तरह से हथियारबंद, तुरंत, अभी। ये सुनकर मीना पाटिल का चेहरा तुरंत बदल गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि पूरी तरह से हथियारबंद का क्या मतलब है। यह एक ऐसा शब्द था जिसका उपयोग केवल विद्रोह के दौरान किया जाता था, जो दर्शाता था कि उनकी मैगजीन में जिंदा कारतूस भरे हुए थे। लोग वास्तव में मरेंगे। लक्ष्मी दीदी, भागो, सीधे जिला मुख्यालय के लिए गाड़ी पकड़ लो। टाउनशिप का पुलिस स्टेशन निश्चित रूप से आपके मामले को नहीं संभाल सकता। भागो, जल्दी करो। मीना पाटिल पीछे चिल्लाईं, लेकिन उसने देखा कि लक्ष्मी ठाकुर, जो पुलिया तक पहुंच चुकी थी, अचानक अपनी जगह पर जम गईं। सामने देखते हुए पूरे शरीर से कांपने लगी, उनके पैर जमीन में गड़ गए। मीना पाटिल ने उनकी नजर का पीछा किया और फिर देखा कि पुल के दूसरे छोर पर एक मध्यम कद का युवक दिखाई दिया। उसे नहीं पता था कि यह कोई भ्रम था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि पलक झपकते ही वह आकृति लक्ष्मी ठाकुर के सामने प्रकट हो गई। फिर उसने देखा कि वह युवक धड़ाम से लक्ष्मी ठाकुर के सामने घुटनों के बल गिर गया। 3 बार जोर से धप की आवाज के साथ माथा टेका और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, तुम्हारा नालायक बेटा, तुम्हारे बेटे से गलती हो गई, तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। अध्याय 387, अपनी जगह पर खड़े रहो। 9 थप्पड़ और बाकी हैं। 1 लाख साल, पूरे 1 लाख साल। देवांश ठाकुर आखिरकार अपनी माँ से माफी के वो शब्द आमने सामने कह पाया था। दूसरों के लिए वह शायद केवल 2 या 3 साल के लिए आवारा रहा होगा, लेकिन देवांश के दिल में उसने पूरे 1 लाख साल तक अपराध बोध और पीड़ा के साथ जीवन व्यतीत किया था। कोई नहीं जानता था कि उसने उन 1 लाख सालों को कैसे सहन किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई नहीं जानता था कि इस समय वह कितना आभारी और भाग्यशाली महसूस कर रहा था। आभारी की गुरु उसे साधना की दुनिया में ले गए और भाग्यशाली की उसने अपनी 1 लाख साल की साधना के दौरान कभी हार नहीं मानी। वह भाग्यशाली भी था कि उसे अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने का मौका मिला, उन कुछ लोगों के विपरीत जो भले ही वे पश्चाताप करना चाहते हों लेकिन अब दिवंगत लोगों द्वारा सुने नहीं जा सकते थे। बेशक किसी को पता नहीं होगा कि इस पल देवांश का दिल कितना टूटा हुआ था। देवांश, वो छोरा वापस आ गया। मीना पाटिल ये पुष्टि करने के बाद कि उसे कोई धोखा नहीं हुआ है, आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। विमला पाटिल के आंगन में मौजूद हर कोई देवांश की दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनने के बाद उधर देखे बिना नहीं रह सका। वे अभी भी थोड़े भ्रमित थे, नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। मीना पाटिल के चिल्लाने तक ऐसा नहीं था कि वे जैसे किसी सपने से जागे हों देवांश को पहचान पाए। जल्द ही भीड़ में दबी हुई कानाफूसी फैल गई। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वह बाहर मर गया? वह अचानक फिर से जिंदा कैसे हो गया? बकवास मत करो, किसने कहा कि वह मर गया? क्या वह बिल्कुल ठीक नहीं है?
और लगता है उसे अक्ल आ गई है, ये जानकर कि वापस आकर अपनी माँ से मिलना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए घुटने भी टेक रहा है। यह अच्छा है कि वह जाग गया है। उसके माता पिता ने वास्तव में पिछले 2 या 3 सालों में बहुत कष्ट सहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आवारा अपनी पुरानी बुरी आदतें बदल सकता है। मुझे डर है कि यह मुश्किल है। क्या तुम्हें लगता है कि जुआ छोड़ना इतना आसान है? क्या जुए की वजह से बर्बाद हुए परिवारों के पर्याप्त मामले नहीं हुए हैं? मुझे बस डर है कि उसकी माफ़ी नकली है और उसकी वापसी परिवार की संपत्ति को उड़ाने के लिए है। अगर वास्तव में ऐसा है तो भगवान की कोई आंखें नहीं हैं। लक्ष्मी दीदी और वे सचमुच इसके द्वारा अपनी मौत तक घसीटे जाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जब भीड़ चर्चा कर रही थी, विमला पाटिल की तरफ के 3 लोग भी कानाफूसी कर रहे थे। छोटा पाटिल, यह क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह ठाकुर उपनाम वाली औरत बेऔलाद थी? यह एक अतिरिक्त बेटा कैसे प्रकट हो गया? मेजर कुलकर्णी ने उदास चेहरे के साथ कहा। एक बेऔलाद बुजुर्ग व्यक्ति को सताने से उस पर कोई दबाव नहीं पड़ा, लेकिन अब एक अतिरिक्त बेटे के साथ कठिनाई कई गुना बढ़ गई। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि एक जुआरी कोई भी परेशानी पैदा कर सकता है, फिर भी ये किसी बेऔलाद व्यक्ति से निपटने की तुलना में बहुत कठिन था। माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह कर्ज में डूबा जुआरी था जिसका हर जगह शिकार किया जा रहा था? वह वापस कैसे आ गया? रमेश पाटिल भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने हैरान नज़र से अपनी माँ से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा? पहले लक्ष्मी ठाकुर और उसके पति ने उसके सूदखोरों के कर्ज को चुकाने के लिए हर जगह से पैसे उधार लिए थे। 1 साल से ज़्यादा हो गया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में वापस आ जाएगा। जैसे ही विमला पाटिल बोली, उसने देवांश को आक्रामक तरीके से घूरा और कहा, इस तरह का कचरा इस दुनिया में जीना बस भोजन की बर्बादी है। वह बाहर क्यों नहीं मर गया? उसकी आवाज़ धीमी नहीं थी और वहां मौजूद लगभग हर किसी ने इसे सुना। ये सुनने के बाद मीना पाटिल ने देखा कि मेजर कुलकर्णी विपरीत दिशा में खड़ा है और तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए देवांश पर चिल्लाई, देवांश, जल्दी से अपनी माँ को जिला मुख्यालय ले जाओ। ये फौजी तुम्हारी माँ को चुप कराने के लिए मार डालना चाहता है। लेकिन उसके शब्द समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह थे। माँ और बेटे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक अभी भी गतिहीन खड़ी थी, छलनी की तरह कांप रही थी, जबकि दूसरा जमीन पर घुटने टेके हुए था, फूट फूट कर रो रहा था। काफी देर बाद जब गांव की दिशा से वर्दी में दौड़ने की आवाज आई, तब जाकर दोनों हिले। लक्ष्मी ठाकुर ने जल्दी से देवांश को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे उठा नहीं सकी। फिर उसने उसे सीधे बाहर धकेल दिया। जाओ, तुम जल्दी जाओ। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे सेना के जवान उनके बेटे के लिए आ रहे थे, लेकिन गांव में पुलिया बैठक की अफवाहें इतनी जीवंत थीं कि वह न मानने के बजाय उन पर विश्वास करना पसंद करेंगी। और देवांश ने अपनी मां के खींचने को नजरअंदाज करते हुए जमीन पर जोर से माथा टेकते हुए कई बार और प्रणाम किया। फिर कहा, मां, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें पिछले कुछ सालों में कष्ट दिया। अब तुम्हारे बेटे ने खुद को कुछ बना लिया है, अब से तुम अपने बेटे के साथ एक आरामदायक जीवन का आनंद लोगी। ये कहने के बाद देवांश आखिरकार खड़ा हुआ, अपने चेहरे से आंसू पोंछे और लक्ष्मी ठाकुर की ओर देखकर मुस्कुराया। लक्ष्मी ठाकुर, जो अब तक खुद को रोके हुए थीं, देवांश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर तुरंत टूट गईं, उसे गले लगाया और जोर जोर से रोने लगीं। हाल के वर्षों में गांव में उनकी और देवांश के पिता की बहुत आलोचना हुई थी, खासकर विमला पाटिल जैसे लोग, जो अक्सर उनकी पीठ पीछे उन्हें बेऔलाद कहकर कोसते थे। वे कोसे जाने से नहीं डरते थे, लेकिन वे इस बात से चिंतित थे कि देवांश उस स्थिति में वास्तव में बाहर मर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने दिन डर और रातों की नींद हराम करके बिताए। कभी कभी जब वे आखिरकार सोने में कामयाब हो जाते, तो वे अचानक आधी रात को जाग जाते और सुबह तक अकेले रोते रहते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये दर्दनाक और कष्टदायक जीवन अंतहीन लग रहा था, जैसे कि उम्मीद कभी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अब सब अच्छा था, उनका बेटा वापस आ गया था और वे आखिरकार चिंता करना बंद कर सकते थे। लक्ष्मी ठाकुर ने देवांश को गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाते हुए दिल खोलकर रोईं। मीना पाटिल और अन्य सभी इससे प्रभावित हुए और वे सभी उसे सांत्वना देने के लिए आगे आए। लक्ष्मी दीदी, अब और मत रो, आपका बेटा वापस आ गया है, ये खुशी का मौका है, आपको खुश होना चाहिए। मीना पाटिल ने यह भी कहा, लक्ष्मी दीदी, हम बाद में किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, तुम दोनों को अभी जल्दी निकलना होगा, दूसरी पार्टी पूरी तरह से हथियारबंद होकर आ गई है। सभी ने ये सुना और जल्दी से ऊपर देखा। केवल एक पूरी तरह से वर्दीधारी सेना की टुकड़ी को जोशपूर्ण कदमों के साथ मार्च करते हुए देखने के लिए, जो गांव की मुख्य सड़क से नागपुर गांव की पुलिया की ओर मुड़ रही थी। ये देखकर लक्ष्मी ठाकुर ने रोना बंद कर दिया, अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा और फिर देवांश को जाने के लिए धक्का दिया। लेकिन पहले की तरह देवांश एक पहाड़ की तरह अपनी जगह पर डटा रहा, पूरी तरह से स्थिर रहा, चाहे उसकी माँ और गाँव वाले उसे कितना भी धक्का दें। क्या हो रहा है? वे सेना का उपयोग भी क्यों कर रहे हैं? देवांश ने भौहें सिकुड़ी, भ्रम में सबको देखते हुए
ये सुनकर गांव वालों ने तुरंत स्थिति का वर्णन करना शुरू कर दिया। सभी एक साथ बात कर रहे थे। देवांश को केवल सामान्य विचार समझ में आया और यह मीना पाटिल थी जिसने अंततः इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया, पूरी कहानी बताई, जिसे देवांश पूरी तरह समझ गया। सुनने के बाद देवांश ने अपने अपार गुस्से को दबाया। विमला पाटिल और उसके सामने खड़े 2 अन्य लोगों को ऐसे देखा जैसे वह मरे हुए लोगों को देख रहा हो। फिर लक्ष्मी ठाकुर की ओर मुस्कुराया और कहा, माँ, पहले मुझे अपना फोन दो। जैसे ही मेजर कुलकर्णी ने देवांश को फोन मांगते सुना, वह जान गया कि सर्विलांस वीडियो को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसने बस अपने दिल को कठोर कर लिया और उन्हें डराने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसका मानना था कि एक बूढ़ा व्यक्ति प्रतिशोध से नहीं डर सकता, लेकिन एक युवक निश्चित रूप से अपने भविष्य के लिए डरेगा। और मेजर कुलकर्णी ने अपनी मां का फोन लेने के बाद पहले अपना खुद का वीचैट जोड़ा, फिर सर्विलांस सॉफ्टवेयर खोला, वीडियो को पुनः प्राप्त किया और सहेजा, और फिर इसे वीचैट के माध्यम से खुद को भेज दिया। सुरक्षित रहने के लिए उसने वीडियो को सहेजा और क्लाउड ड्राइव पर एक कॉपी अपलोड कर दी। जब उसने ये सब पूरा कर लिया तो दस्ता बस मेजर कुलकर्णी के पास दौड़कर आया, उपस्थित कर्मियों की संख्या की रिपोर्ट करते हुए। ये देखकर सभी का दिल गले में आ गया और वे देवांश और उसकी मां को जल्दी से जाने का आग्रह करते रहे, उन्हें रोकने में मदद करने की पेशकश की। खासकर लक्ष्मी ठाकुर, वह इतनी चिंतित थी कि लगभग रो रही थी। इस समय वह चाहती थी कि देवांश कभी वापस न आया होता। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। नहीं, ये सही नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम वापस आ रहे हो तो मुझे अभी विमला पाटिल से माफी मांग लेनी चाहिए थी। देवांश ने यह सुना, उसकी आंखें तेज हो गईं। फिर वह लक्ष्मी ठाकुर की ओर मुस्कुराया और कहा, माँ, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम क्यों माफी मांगें? वे हैं जिन्हें माफी मांगनी चाहिए। डरो मत, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बेटा, प्राचीन काल से आम लोग अधिकारियों से नहीं उलझते। तुम उनसे कैसे उलझ सकते हो जो सैन्य अधिकारी हैं? हम इस बात को यहीं क्यों नहीं जाने देते और मैं जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ, ठीक है? लक्ष्मी ठाकुर पहले नहीं डरी थी, लेकिन अब वह बहुत डरी हुई थी कि उनकी वजह से उनका बेटा फंस जाएगा। माता पिता ऐसे ही होते हैं, वे अपने बच्चों की वजह से फंसने से नहीं डरते, केवल अपने बच्चों को फंसाने से डरते हैं। माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा अब बहुत काबिल है, वे मुझसे नहीं उलझ सकते। देवांश मुस्कुराया। फिर गांव वालों के उसे रोकने के प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे सबकी चिंतित नजरों के नीचे विपरीत दिशा की ओर चल दिया। हालांकि लक्ष्मी ठाकुर भी डरी हुई थी, लेकिन वह अपने बेटे के ठीक पीछे चली। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गोलियों से उसे बचाने के लिए आगे दौड़ने के लिए तैयार थीं। माँ और बेटे के पीछे मीना पाटिल और अन्य लोग थे। हालांकि वे बिल्कुल संभाव के साथ मौत का सामना नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका धर्मी आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। विमला पाटिल, एक ही गांव के होने के नाते खुद को 10 थप्पड़ मारो और मेरी मां से माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो, और मैं इस मामले को ऐसे मानूंगा जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। देवांश ने विमला पाटिल की ओर देखा और ठंडेपन से कहा, तू जुआरी, तुझे क्या हक है मेरी मां से माफी मंगवाने का? विमला पाटिल गुस्से में पलटवार करती हुई बोली। देवांश ने यह सुना और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, खुशी से मुस्कुराते हुए। मुझे पता था कि तुम सहमत नहीं होगी। अगर तुम सहमत हो जाती तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई और बहाना ढूंढना पड़ता और वह बहुत परेशानी भरा होता। इतना कहने के बाद दूसरों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना देवांश ने सीधे अपना हाथ घुमाया और एक तड़ाक के साथ उसने विमला पाटिल के चेहरे पर प्रहार किया, जिससे उसका मुंह तुरंत फट गया और खून बहने लगा। तू जानवर, अगर तू ठीक से बोल नहीं सकती तो उस जुबान को रखना बस एक अभिशाप है। आज मैं तुझे हमेशा के लिए चुप कराने की तकलीफ उठाऊंगा। देवांश के शब्द बर्फीले थे, उसकी नजर तेज। अपनी जगह पर खड़ी रहो। 9 और बाकी हैं। अध्याय 388, मैंने तुम्हें मारा, तुम क्या कर लोगे? विमला पाटिल देवांश के थप्पड़ से सन रह गई। जब तक वह होश में आए, उसके मुंह से बहता खून पहले ही उसके कपड़ों पर टपक चुका था, दर्द से जल रहा था। उसने पहले अपने मुंह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जब उसने खून से भरा हाथ महसूस किया तो वह एक चौंकाए हुए जानवर की तरह देवांश पर झपटी, नोचते और गुर्राते हुए, तू कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह भयंकर लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, देवांश ने उसे लात मारकर पीछे कर दिया, जिससे वह जमीन पर फैल गई, एक उल्टे कछुए की तरह अपनी पीठ के बल पड़ी रही। हाय, मेरी कमर टूट गई। और ठाकुर, अगर मुझे 10,000 या 8,000 मेडिकल फीस नहीं मिली तो बस जेल में सड़ने का इंतजार कर। विमला पाटिल जमीन पर गिर गई और दर्द से कराहने लगी। तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? ये देखकर रमेश पाटिल तुरंत गुस्से में आ गया और अपने मटके के आकार की मुट्ठी के साथ वह देवांश पर टूट पड़ा।
लक्ष्मी ठाकुर चिंतित थी कि देवांश को चोट लगेगी, उसके लिए घूंसा लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी उठा पाती, उन्होंने देखा कि देवांश ने रमेश पाटिल की मुट्ठी को दूर झटक दिया, फिर उसे चेहरे पर उल्टे हाथ से मारा, जिससे रमेश पाटिल का सिर 180 डिग्री घूम गया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तुम भी किसी काम के नहीं हो, तुम साले कमीने, देवांश ने शाप दिया। फिर रमेश पाटिल के पिछवाड़े पर लात मारी, जिससे वह मुंह के बल कुत्ते की मौत की तरह गिर पड़ा। आंगन पूरी तरह से कंक्रीट का था और उस गिरावट के साथ रमेश पाटिल के हाथ और चेहरा सब छिल गए, जिससे चमकीला लाल खून रिसने लगा। विमला पाटिल और उसके बेटे को एक के बाद एक पिटते देख मीना पाटिल और तमाशा देख रहे अन्य गांव वाले न केवल देवांश को दोषी नहीं ठहरा रहे थे, बल्कि वहां खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, ये दिखाते हुए कि वे माँ और बेटे को कितना नापसंद करते थे। मेजर साहब, वह जुआरी लोगों को मार रहा है, क्या आप फौजी कुछ नहीं करेंगे? विमला पाटिल ने देखा कि उसका बेटा देवांश का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास मेजर कुलकर्णी को इसमें घसीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेजर कुलकर्णी ने मूल रूप से देवांश को सबक सिखाने का इरादा किया था और अब उसे पहले हमला करते हुए देखकर वह बहुत खुश हुआ, ये जानकर कि अब उसके पास कार्रवाई करने का एक वैध कारण था। कॉमरेड, हमारे सामने किसी को मारना क्या थोड़ा ज्यादा अहंकार नहीं है? मेजर कुलकर्णी ने भारी आवाज में कहा। देवांश ने उसे सुना, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। केवल ठंडी सांस लेते हुए सीधे विमला पाटिल के पास गया, उसे एक हाथ से जमीन से उठाया, फिर अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसने उसे लगातार 9 बार थप्पड़ मारे, ठीक मेजर कुलकर्णी के सामने। उसने विमला पाटिल को तब तक मारा जब तक कि उसका मुंह खून से भर नहीं गया, उसकी त्वचा फट नहीं गई और वह थोड़ी देर के लिए एक शाप भी नहीं दे सकी। और देवांश के उसे मारने के बाद उसने उसे जाने दिया और विमला पाटिल मांस के एक लोथड़े की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खाली और खोखली थीं, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे काला क्षण अनुभव किया हो। मीना पाटिल और अन्य लोग ये दृश्य देखकर इससे ज्यादा रोमांचित नहीं हो सकते थे। कुछ तो ये भी चाहते थे कि वे ऊपर जाकर उसे 2-4 लात और मारें। मैंने उसे मारा, तुम क्या कर लोगे? विमला पाटिल को छोड़ने के बाद देवांश ने अपना सिर मेजर कुलकर्णी की ओर घुमाया, उसके आभा में जरा भी कमजोरी दिखाए बिना उसका सामना किया। यहाँ तक कि सैन्य क्षेत्र के सर्वोच्च नेता को भी उससे मदद मांगनी पड़ी थी। उसने वास्तव में एक मामूली मेजर को अपनी आंखों में नहीं रखा। मेजर कुलकर्णी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो छोरा देवांश इतना अडिग होगा। वे एक पूरी तरह से हथियारबंद सेना थे, जिसमें दर्जनों आदमी थे। उनमें से प्रत्येक का एक मुक्का भी उसे आधे साल के लिए अस्पताल में डालने के लिए काफी होगा। तो क्या वह वास्तव में डर नहीं रहा था? अपराध और बुराई को खत्म करने की वर्तमान उच्च दबाव वाली स्थिति के तहत तुम कानून की अवहेलना करने की हिम्मत करते हो। लोगों और सरकार की ओर से मैं अब औपचारिक रूप से तुम्हें एक आपराधिक संगठन के सदस्य के रूप में हिरासत में लेता हूँ। फिर तुम्हें न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। मेजर कुलकर्णी ने दृढ़ विश्वास के साथ बात की, सीधे देवांश को एक आपराधिक संगठन का सदस्य करार दिया। गांव वालों ने ये सुना और खंडन करने वाले थे, लेकिन मेजर कुलकर्णी पहले बोले, जो कोई भी उसके लिए बोलने की हिम्मत करेगा वह इस आपराधिक संगठन का साथी है और उसके साथ गिरफ्तार किया जाएगा। इन शब्दों पर मीना पाटिल जैसी मजबूत व्यक्ति भी जबरदस्ती आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकी। अफसरशाही के 2 मुंह होते हैं, जब अधिकारी एक दूसरे की रक्षा करते हैं तो अंत में हमेशा आम लोग ही पीड़ित होते हैं। तब देवांश बोला, तुम लोगों पर लेबल लगाने में बहुत अच्छे हो, मुझे बस समझ नहीं आता, तुम एक प्रतिष्ठित मेजर उस माँ और बेटे के लिए कुत्ता बनने को कैसे तैयार हो सकते हो? क्या छगन के घर के गधे ने तुम्हारे सिर में लात मारी थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूँ? अगर इस मुसीबत खड़ी करने वाली माँ और बेटे ने मुझे इस गंदगी में नहीं घसीटा होता, मुझे अब एक मुश्किल स्थिति में छोड़ दिया होता, तो मैं उनके पीछे सफाई करने की जहमत नहीं उठाता। मेजर कुलकर्णी ने अपने मन में गुस्से से सोचा। आखिरकार वह पहले ही माँ और बेटे के लिए खड़ा हो चुका था और अगर वह अब उनके साथ खड़ा नहीं हुआ तो ये स्वीकार करने के बराबर होगा कि वह गलत था। मेजर कुलकर्णी अपनी गलती स्वीकार करने जैसा कुछ कैसे कर सकता था? तो देवांश के शब्दों ने वास्तव में मेजर कुलकर्णी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिससे वह बहुत गुस्से में और शर्मिंदा हो गया। अब मैं एक और आरोप जोड़ रहा हूँ, एक सेना के जवान का अपमान करना। बस उसके लिए भले ही मैं तुम्हें अभी पीट पीट कर मार डालूं, कोई मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। जैसे ही मेजर कुलकर्णी बोला, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। जिस पल से देवांश दिखाई दिया वह उसे पीटना चाहता था। आखिरकार अगर वह नहीं होता तो लक्ष्मी ठाकुर बेऔलाद होती और चीजें उतनी जटिल नहीं होती जितनी अब थीं। वह पहले या बाद में वापस क्यों नहीं आया? उसे इसी समय वापस क्यों आना पड़ा? मार खाने के अलावा और क्या हो सकता है? पहले उसके पास कोई वैध कारण नहीं था, इसलिए वह जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता था, लेकिन अब आखिरकार उसे हमला करने का एक कारण मिल गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने देवांश को, इस लापरवाह युवक को जो उसे अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखता था,
व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा सबक सिखाने की योजना बनाई ताकि उसे अपनी शक्ति दिखा सके। उसे विश्वास था कि उसकी शारीरिक फिटनेस, जो सेना में लंबे समय तक रहने से निखरी थी, वह देवांश को, उस शराबी और जुआरी को जो केवल दिन भर पीना और जुआ खेलना जानता था, पूरी तरह से कुचल सकता था। अन्यथा चाहे देवांश को कैंप में ले जाया जाए या न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया जाए, उसके लिए देवांश को फिर से पीटना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ अलग था। देखने वाले सभी आम लोग थे और मेजर कुलकर्णी को यकीन था कि वे कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते। जहाँ तक सैनिकों की कतार का सवाल था, वे सभी स्थिति से अनजान थे, तो क्या ये बस वही नहीं होगा जो वह कहेगा। मेजर कुलकर्णी के बोलने के बाद वह देवांश के चेहरे को घूरता रहा। वह मूल रूप से देवांश के चेहरे पर कुछ घबराहट के भाव देखना चाहता था, लेकिन उसने लंबे समय तक देखा और उसके चेहरे पर एक मजबूत तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं देखा। देवांश ने उसे सुना। मेजर कुलकर्णी की छाती पर लगी नेम प्लेट पर नजर डाली और उपहास किया, कुलकर्णी है ना? तुम सही और गलत में फर्क किए बिना लोगों को मारना चाहते हो। तुम्हारी क्या शानदार आधिकारिक हेकड़ी है। तुम्हारे जैसे आपराधिक संगठनों से निपटने के लिए वज्र जैसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए। मेजर कुलकर्णी ने ठंडी सांस ली, फिर अपने पीछे खड़े लेफ्टिनेंट को निर्देश दिया। प्लाटून लीडर शेरगिल, चाहे बाद में कुछ भी हो, मेरे आदेश के बिना हर कोई अपनी जगह पर खड़ा रहे, किसी को हिलने की अनुमति नहीं है। वह चिंतित था कि अगर बाद में लड़ाई छिड़ गई और उसने देवांश को बहुत जोर से पीटा, तो ये युवा सैनिक ऊपर आएंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसे इसे पहले से व्यवस्थित करना पड़ा ताकि वह बाद में अपने दिल की तसल्ली के लिए लड़ सके। क्या तुम वाकई उनके लिए खड़े होकर मुझसे लड़ना चाहते हो? देवांश ने उपहास के साथ पूछा। उसकी आंखें अवमानना से भरी थीं। उसके शब्द भी काफी सार्थक थे, सीधे मेजर कुलकर्णी के स्वभाव को परिभाषित करते हुए। क्या तुम डर गए? मेजर कुलकर्णी ने ठंडी सांस ली। वह मर्दानगी कहाँ गई जो तुम्हारे पास थी जब तुमने अभी पाटिल माँ और बेटे को मारा था? तुम इतनी जल्दी दुम दबा रहे हो। कमजोरों को सताना और ताकतवर से डरना, तुम कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। मेजर कुलकर्णी वास्तव में चिंतित था कि देवांश पीछे हट जाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पीट नहीं पाएगा। इसलिए उसने उसे भड़काने के लिए अपना दिमाग लगाया। अगर तुम डर गए हो तो तुम और तुम्हारी माँ उस माँ बेटे से माफी मांगो और फिर उन्हें कुछ चिकित्सा खर्च का मुआवजा दो। यह मामला मेरे साथ खत्म हो जाएगा और आगे रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। कैसा रहेगा? देवांश बोला नहीं, बल्कि मेजर कुलकर्णी की ओर अपनी उंगली से इशारा किया, एक ऐसा इशारा जो अविश्वसनीय रूप से उत्तेजक लग रहा था। मेजर कुलकर्णी का दिल खुशी से भर गया, ये सोचकर उसकी माँ वास्तव में उसकी कमजोरी है। जैसे ही मैंने उसकी माँ का जिक्र किया, वह तुरंत झांसे में आ गया। आप सबने देखा, मैंने उसे एक मौका दिया, लेकिन उसने उसकी कद्र नहीं की। चूंकि यह आपराधिक संगठन इतना जिद्दी है, मैं केवल अनिच्छा से कार्रवाई कर सकता हूँ। अगर मैं बाद में बहुत जोर से मारूं, तो कृपया यह न सोचें कि मैं व्यक्तिगत प्रतिशोध से काम कर रहा हूँ। मेजर कुलकर्णी ने कहा, खुशी से झूमते हुए, जैसे वह पहले से ही खुद को देवांश पर बेरहमी से हावी होते हुए देख सकता था। इसलिए उसने किसी को बोलने या आपत्ति उठाने का मौका नहीं दिया। सीधे एक हल्की चीख निकाली, अपनी मुट्ठी भींची और देवांश की नाक की ओर दग भरते हुए उसे तोड़ने का लक्ष्य रखा। यह मुक्का तेज और भयंकर दोनों था, रमेश पाटिल जैसे लोगों से बिल्कुल अतुलनीय। हालांकि मीना पाटिल और अन्य लोग मार्शल आर्ट्स नहीं समझते थे, लेकिन वे बता सकते थे कि एक साधारण व्यक्ति बस मेजर कुलकर्णी की चाल का सामना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि खुद रमेश पाटिल इसे देखने पर यह कहने से नहीं चूक सका, जैसा कि मेजर साहब से उम्मीद थी, वह अपनी पहली चाल के साथ शानदार शैली दिखाते हैं। वो छोरा देवांश इस बार मर गया। सभी गांव वाले ये दृश्य देखकर देवांश के लिए अपनी सांसें रोके हुए थे, विशेष रूप से लक्ष्मी ठाकुर, जो पहले से ही देवांश के लिए वह मुक्का खाने को तैयार थीं। उन्हें और भी अधिक चिंता इस बात की थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि देवांश ने अपनी चाल नहीं बदली, बल्कि उसी उंगली का उपयोग किया जिसे उसने अभी आगे बढ़ाया था, जबरदस्ती आगे प्रहार करने के लिए। एक उंगली को किसी और की लोहे की मुट्ठी के खिलाफ खड़ा करना, क्या यह अंधे से पत्थर तोड़ने की कोशिश जैसा नहीं था? आगामी दृश्य लगभग अनुमानित था। देवांश की उंगली निश्चित रूप से कुचल जाएगी और टूट जाएगी, एक खूनी परिणाम। जल्द ही मुट्ठी और उंगली के मिलने के बाद दृश्य से एक चीख फूट पड़ी, लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए चीखने वाला देवांश नहीं था, बल्कि मेजर कुलकर्णी था। इस समय मेजर कुलकर्णी अपनी मुट्ठी पकड़े हुए था, देवांश को सदमे से भरे चेहरे के साथ देख रहा था। अभी उस मुक्के के साथ उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक तेज स्टील की कील में मार दिया हो। दर्द ने उसके चेहरे को ठंडे पसीने से ढक दिया और उसे पूरी तरह से दुखी कर दिया। ये कैसे संभव है? क्या उस छोरे की उंगली रिफाइंड स्टील की बनी है? मेजर कुलकर्णी ने तीव्र दर्द सहन किया, अपने सामने देवांश को देखते हुए बहुत हैरान था। सिर्फ वही नहीं, वहां मौजूद हर कोई अपने सामने के दृश्य से चौंक गया था।
विशेष रूप से लक्ष्मी ठाकुर, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके बेटे की उंगली निश्चित रूप से बेकार हो जाएगी, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए यह मेजर कुलकर्णी था जो इसके बजाय घायल हो गया। जैसे ही हर कोई हैरान था, देवांश अचानक हंसते हुए बोला, इशारे का जवाब न देना शिष्टता है। अब मेरी बारी है ना? अध्याय 389, सैन्य आदेश। मेरे पास भी है। क्या तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं एक डिप्टी कंपनी कमांडर हूँ। मेजर कुलकर्णी ने एक तिरस्कारपूर्ण नजर के साथ कहा, लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, देवांश का थप्पड़ हवा के साथ आया और उसके चेहरे पर भारी पड़ा। एक करारी तड़ाक के साथ जो पूरे आंगन में गूंज उठी। मेजर कुलकर्णी के शब्द बीच में ही कट गए। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो भले ही तुम कोई भी लाट साहब क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवांश ने ठंडी सांस ली और उल्टे हाथ से उसे फिर से थप्पड़ मारा। बस 2 थप्पड़ों के साथ मेजर कुलकर्णी को अपने मुंह के कोने पर नमकीन स्वाद महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और यह खून था। तू कुत्ते के बच्चे! मेजर कुलकर्णी तुरंत गुस्से में आ गया, अपनी दूसरी मुट्ठी उठाई और उसे देवांश के चेहरे पर निशाना बनाया। उसने अभी अभी इसका पता लगाया था, पहले उसके घायल होने का कारण ये रहा होगा कि उस छोरे के हाथ में स्टील की कील जैसी कोई चीज छिपी थी। जब तक वह उसके हाथ को नहीं छूता, वह उसके खिलाफ पूरी तरह से असहाय होगा। अगर यह पहले सिर्फ इज्जत की बात थी, तो अब वह पूरी तरह से गुस्से से अंधा हो गया था और देवांश को हमेशा के लिए नीचे गिराने का इरादा रखता था। इसलिए वह इस मौके के साथ पीछे नहीं हटा, इसके बजाय उसने जानलेवा इरादे से प्रहार किया, पहले की तुलना में तेज और अधिक ताकत के साथ। लेकिन उसकी मुट्ठी, जो स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत तेज थी, केवल आधी ही वहां थी जब देवांश ने हल्के से उसे अपने हाथ से एक तरफ झटका दिया, फिर एक उल्टे हाथ की तड़ाक के साथ एक और थप्पड़। इंसानी और भौतिक सबूत दोनों मौजूद होने के साथ तुम अभी भी काले को सफेद करने और इस माँ और बेटे को बचाने की हिम्मत करते हो। तुमने उनसे कितना फायदा उठाया है? चटाक, एक और थप्पड़। हालांकि प्लाटून लीडर शेरगिल और अन्य लोग उसे रोकना चाहते थे, उन्हें मेजर कुलकर्णी का पिछला आदेश याद था और उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी जगह पर बने रहे, आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने बस मान लिया कि मेरी माँ का कोई बेटा नहीं है, कि वह बेऔलाद थी, इसलिए तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, है ना? अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो क्या तुम बहुत निराश हो? चटाक, मेरी माँ जीवन भर दयालु रही, जीवन भर सताई गई, और फिर भी तुम्हारे मुंह में वह एक मुसीबत खड़ी करने वाली आम नागरिक, एक गुंडी बन गई। चटाक, अपनी जानवरों वाली आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो, मेरी माँ के कमजोर छोटे शरीर के साथ वह किस तरह से एक गुंडी जैसी लगती है। चटाक, तो अंधाधुंध, बिना किसी पछतावे के और यहाँ तक कि सबूतों को नष्ट करने और गवाहों की हत्या करने का प्रयास करते हुए, तुम्हारे जैसा कमीना इस वर्दी को पहनने के लायक कैसे हो सकता है? चटाक, ये सुनकर भारी हथियारों से लैस सैनिक, हालांकि गतिहीन थे, सभी ने अनजाने में अपनी बाहें सिकोड़ ली। उनकी आंखें मेजर कुलकर्णी की ओर देख रही थीं, जो संदेह और क्रोध से भरी थीं। मेजर कुलकर्णी को लगातार 7 या 8 थप्पड़ लगे थे और उसका सिर थोड़ा चकरा गया था। वह नहीं जानता था कि देवांश का कौशल इतना अच्छा क्यों था। क्या उस कमीने रमेश पाटिल ने नहीं कहा था कि वह एक शराबी और जुआरी था? क्या एक शराबी और जुआरी की ऐसी अच्छी काया हो सकती है? वह कुत्ते का बच्चा रमेश पाटिल, उसने मुझे अपने समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ाने के लिए जानबूझकर स्थिति की गलत रिपोर्ट दी होगी। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से उसे जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। मेजर कुलकर्णी ने अपने दिल में द्वेषपूर्वक सोचा, और देवांश के आरोपों को सुनकर वह बस चाहता था कि वह जल्दी से चुप हो जाए। इसलिए उसे कमीना कहकर कोसने के बाद उसने एक बार फिर निडर होकर देवांश पर मुक्का फेंका। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, उसका मुक्का फिर से चूक गया और उसके चेहरे के हर तरफ एक शानदार थप्पड़ जोड़ा गया। अगर मैं आज वापस नहीं आया होता तो क्या मेरी माँ तुम्हारे द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं मार दी जाती? तुम जानवर, तुम सेना के लिए सबसे बड़ा कलंक हो। देवांश के बोलने के बाद उसने 2 और थप्पड़ मारे, सीधे मेजर कुलकर्णी के गालों को सुअर के सिर की तरह सूजा दिया, जिससे उसके मुंह और नाक से खून बह निकला। ऐसा नहीं था कि मेजर कुलकर्णी ने विरोध करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। चाहे उसने कितना भी विरोध किया हो, वह देवांश के करीब नहीं पहुंच सका और केवल वहां खड़ा होकर पिटाई खा सकता था। मीना पाटिल और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा। उनमें से प्रत्येक भावनात्मक रूप से उत्तेजित था, ये चाह रहा था कि वे ऊपर दौड़ें और देवांश की जगह मेजर कुलकर्णी को कुछ थप्पड़ मारें। किसी ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, बहुत बढ़िया, कलेजे को ठंडक मिल गई, साला। इस बीच विमला पाटिल और रमेश पाटिल अपने सामने के दृश्य से हक्के बक्के थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सड़ा हुआ जुआरी देवांश इतना भयंकर होगा, और जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चिंतित किया वह ये थी कि अगर वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक मेजर को भी मारने की हिम्मत करता है तो क्या वह उनकी माँ और बेटे के साथ आसानी से नहीं निपटेगा। ये सोचते हुए उनके शरीर तुरंत छलनी की तरह कांपने लगे, अत्यधिक भयभीत।
तुम्हारी बुद्धिमत्ता और कौशल के साथ तुम बिल्कुल मेजर नहीं बन सकते थे। मुझे बताओ, आज इस पद तक पहुंचने के लिए तुमने किसकी सिफारिशों पर भरोसा किया? देवांश चिल्लाया और 2 और थप्पड़ पड़े। मेजर कुलकर्णी को इतना जोर से मारा कि उसकी माँ भी उसे मुश्किल से पहचान पाएगी। और देवांश के शब्द नीले आसमान से बिजली की तरह अचानक मेजर कुलकर्णी को जगा गए। ये सही है, मेरे पास एक आका है, मैं उसके जैसे सड़े हुए जुआरी से क्यों डरूंगा? और ठाकुर, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन तुमने सेना के एक जवान पर हमला करने की हिम्मत की। चाहे तुम्हारा मकसद कुछ भी हो, तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। बस जेल में सड़ने का इंतजार करो। मेजर कुलकर्णी ने चकित होकर दहाड़ लगाए, एक फीकी आत्मसंतुष्ट मुस्कान उसके होंठों पर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसके घाव को खींच लिया, जिससे वह दर्द से कराह उठा और हवा के लिए हौंफने लगा। जब लक्ष्मी ठाकुर ने यह सुना तो वह तुरंत चिंतित हो गई और मेजर कुलकर्णी से विनती करने लगी, मेजर साहब, मेरे बेटे ने केवल मेरे लिए अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा किया। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया। इससे पहले कि वह अपनी विनती पूरी कर पाती, देवांश ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। माँ, तुम एक जानवर से ये बातें क्यों कह रही हो? अगर एक जानवर इंसानी शब्द समझ सकता तो क्या वह फिर भी जानवर होता? लेकिन तुम उसे मार भी नहीं सकते। लक्ष्मी ठाकुर चिंता से जल रही थी। उन्होंने अपनी छाती पिटी और सिसकी, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे विमला पाटिल से पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? माँ, मैंने तुमसे कहा था चिंता मत करो, वह इतना कानूनविहीन है। मैं बस लोगों के लिए एक खतरे को खत्म कर रहा हूँ। जिसे दंडित किया जाना चाहिए वह जानवर है, वह कुत्ते जैसी चीज मैं नहीं। देवांश ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन लक्ष्मी ठाकुर उसे सुन नहीं सकती थी। वह अभी भी चिंता से मरी जा रही थी। मेजर कुलकर्णी अब तक कुछ हद तक ठीक हो गया था। उसने हाथ हिलाया, देवांश की ओर इशारा किया और अपने पीछे सेना के जवानों को आदेश दिया, इस गुंडों के सरगना को ले जाओ जिसने एक कमांडर पर हमला करने की हिम्मत की। अगर कोई बाधा डालने की हिम्मत करता है तो उन्हें भी ले जाओ। जी साहब, हर किसी ने एक सुर में जवाब दिया। उनकी चीखें गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठीं। बस इस आभा ने ही मीना पाटिल जैसे नागरिकों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वे वास्तव में उग्र थे और जीवन शक्ति से भरे हुए थे। यह अंधाधुंध कृत्य, काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहना, उनके दिलों पर एक भारी चट्टान के दबने जैसा महसूस हुआ, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्हें अपने बेटे को गिरफ्तार करते हुए देखकर लक्ष्मी ठाकुर ने तुरंत देवांश को ढाल दिया और फिर मेजर कुलकर्णी से कहा, मैं अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे की ओर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं विमला पाटिल से माफ़ी मांगती हूँ। कृपया मेरे बेटे को गिरफ्तार न करें। ठीक है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अब तुम्हें अपनी गलती मानना याद आया। तुम पहले क्या कर रही थीं? मेजर कुलकर्णी ने ठंडी सांस ली, फिर लक्ष्मी ठाकुर की ओर इशारा किया और कहा, अगर वह बाधा डालने की हिम्मत करती है तो उसे भी ले जाओ। लक्ष्मी ठाकुर भयभीत थीं और विमला पाटिल से माफ़ी मांगने से उन्हें अविश्वसनीय रूप से गलत महसूस होगा, लेकिन फिर भी वह विमला पाटिल से माफ़ी मांगने का इरादा रखती थी, इस उम्मीद में कि वह एक अच्छा शब्द कह सके और मेजर कुलकर्णी को देवांश को गिरफ्तार न करने के लिए मना सके। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, देवांश, जिसने उनके विचारों को देख लिया था, उन्हें रोक दिया। माँ, चिंता मत करो, शो अभी शुरू हुआ है। बस एक तरफ खड़ी हो जाओ और देखो कि तुम्हारा बेटा उनका कैसे ख्याल रखता है। अरे बेटा, बस कम बोलो। भले ही तुम्हारे पास असाधारण क्षमताएं हो, क्या तुम वास्तव में उनसे लड़ सकते हो? और तुम पहले ही एक कमांडर को मार चुके हो। अगर तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तो तुम भविष्य में कैसे जियोगे? लक्ष्मी ठाकुर देवांश की बातें सुनकर लगभग चिंता से मरी जा रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका दिल गले में आ गया। लेकिन इससे पहले कि वह माफ़ी मांग पाती, देवांश ने उन्हें अपने पीछे खींचा, फिर मेजर कुलकर्णी की ओर देखा और उपहास किया। हम अपनी खुद की मौत मांग रहे हो। तुम मौत का सामना कर रहे हो और तुम अभी भी डींग मारने की हिम्मत करते हो। चाहे तुम्हारा कौशल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्या तुम एक पूरी प्लाटून को हरा सकते हो? मेजर कुलकर्णी ने फिर से ठंडी सांस ली, फिर उस व्यक्ति प्लाटून लीडर को फटकार लगाई। प्लाटून लीडर शेरगिल, तुम अभी भी वहां क्या खड़े हो? क्या तुम गिरफ्तारी नहीं करने जा रहे हो? एक सैनिक का कर्तव्य पालन करना है। लेकिन प्लाटून लीडर करण शेरगिल हिचकिचाया। उसने धीमी आवाज में पूछा भी, मेजर साहब, ये यहाँ हमारे मिशन के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता है। क्या आपको लगता है, करण शेरगिल, क्या तुम एक सैन्य आदेश की अवहेलना कर रहे हो? मेजर कुलकर्णी ने करण शेरगिल को ठंडी आंखों से देखा। उसके शब्द अविश्वसनीय रूप से तेज थे। करण शेरगिल अवाक रह गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन नहीं जानता था कि क्या कहे, और अंत में बस अपना सिर हिलाया, कहा, मेरी हिम्मत नहीं है, और फिर अपने आदमियों को देवांश की ओर ले गया। देवांश के पास पहुंचने पर करण शेरगिल ने पहले देवांश को एक मानक सैन्य सलामी दी, फिर बोला, कॉमरेड, मैं माफी मांगता हूं, मैं भी बस आदेशों का पालन कर रहा हूं। कृपया सहयोग करें।
देवांश ने सिर हिलाया। तुम बुरे नहीं हो, मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा। अपने आदमियों को थोड़ा पीछे हटने को कहो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। करण शेरगिल थोड़ा सन रह गया। उसे लगा कि शायद उसके सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक पूरी प्लाटून थी, भारी हथियारों से लैस, और वह एक अकेला आदमी कह रहा था कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये बस हास्यास्पद था। बाकी सब एक तरफ, अगर हम बस यहाँ खड़े रहें और तुम्हें हमें मारने दें तो भी तुम हमें चोट नहीं पहुंचा पाओगे। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि हम उस बदमाश मेजर कुलकर्णी की तरह कमजोर और नाजुक हैं? कॉमरेड, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे सैन्य आदेशों का पालन करना होगा। करण शेरगिल ने देवांश के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, फिर अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे के आदमी तुरंत देवांश के दोनों ओर चले गए, उसे जबरन ले जाने की तैयारी कर रहे थे। सैन्य आदेश तुम कहते हो? मेरे पास भी हैं। देवांश ने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से जगदीश कपूर के साथ उसका कॉल इंटरफेस था। इंटरफेस पर न केवल स्पीकर फोन चालू था, बल्कि यह भी दिखा रहा था कि कॉल 10 मिनट से अधिक समय से चल रही थी, जिसका मतलब था कि यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ था वह दूसरी तरफ से स्पष्ट रूप से सुना गया था। अध्याय 390, हम अपनी आखिरी सांस तक लोगों की जान और सुरक्षा की रक्षा करेंगे। मुंबई, कपूर परिवार विला। जगदीश कपूर को कल रात अपनी पोती से एक संदेश मिला था, जिसमें कहा गया था कि गुरु देवांश करजत वापस आ गए हैं और संभवतः कल नागपुर गांव वापस आ जाएंगे। यह विचार कि देवांश गांव लौट रहा है और गरुड़ कमांडो फोर्स द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखेगा कि वह कैसे बहुत खुश होगा और फिर निश्चित रूप से गरुड़ मुख्य प्रशिक्षक बनने के लिए सहमत होगा, जगदीश कपूर को इतना उत्साहित रखा कि वह पूरी रात सो नहीं सका। यकीन मानिए, सुबह सुबह अपनी कसरत पूरी करने के बाद वह सनरूम में लेटा आंगन में फूलों और पौधों की प्रशंसा करते हुए देवांश के फोन का इंतजार कर रहा था। यह इंतजार दोपहर 3 बजे तक चला। जब उसका फोन बजा, कॉलर आईडी के रूप में गुरु देवांश प्रदर्शित करते हुए जगदीश कपूर इतना उत्साहित था कि वह लगभग अपनी कुर्सी से कूद गया। हालांकि दूसरी तरफ वाला उसे देख नहीं सकता था। सम्मान दिखाने के लिए उसने देवांश का कॉल रिसीव करने से पहले तुरंत खड़ा हो गया। गुरु देवांश, क्या आपको मुझसे कोई काम है? जगदीश कपूर ने अनजान बनते हुए पूछा, हालांकि वह मन ही मन गुप्त रूप से बहुत खुश था। हालांकि उसे गुरु देवांश से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, बल्कि इसके बजाय एक टूटी फूटी टिप्पणी सुनी। माँ, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम क्यों माफी मांगें? वे हैं जिन्हें माफी मांगनी चाहिए। डरो मत, मैं बाकी संभाल लूंगा। ये गुरु देवांश की आवाज है। जगदीश कपूर का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका दिमाग विचारों से दौड़ने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु देवांश ने गलती से मुझे डायल कर दिया? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु देवांश की शक्ति के साथ उन्होंने निश्चित रूप से नोटिस किया होगा कि मैंने अभी क्या कहा। चूंकि उन्होंने फोन नहीं काटा, इसका मतलब है कि उन्होंने ये कॉल जानबूझकर किया है। यह महसूस करने के बाद जगदीश कपूर का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने अभी गुरु देवांश के शब्द सुने। ऐसा लग रहा था जैसे गुरु देवांश की मां के साथ अन्याय हुआ हो। लानत है, मैंने वहां सैनिक भी भेजे, गुरु देवांश के माता पिता के साथ अभी भी अन्याय कैसे हो सकता है? बेटा, प्राचीन काल से आम लोग अधिकारियों से नहीं उलझते। तुम उनसे कैसे उलझ सकते हो जो सैन्य अधिकारी हैं? हम इस बात को यहीं क्यों नहीं जाने देते? माँ जाकर उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेती? फोन के जरिए एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की आवाज आई। बस आवाज सुनकर जगदीश कपूर को पता चल गया कि यह व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है, जिसमें प्राण शक्ति की कमी है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या मायने रखता था उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? उसने क्यों कहा कि वह सैन्य अधिकारियों से नहीं उलझ सकती? नागपुर गांव जैसी जगह में गरुड़ कमांडो फोर्स द्वारा भेजे गए अधिकारियों और सैनिकों के अलावा और कहां अन्य सैन्य अधिकारी होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इस संभावना के विचार पर जगदीश कपूर कुर्सी पर गिर गया। अजीब मुद्रा के कारण उसके नितंबों ने कुर्सी को दूर धकेल दिया और वह जमीन पर गिर गया। कपूर परिवार का बटलर ये देखकर उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन जगदीश कपूर ने उन सभी को दूर कर दिया। उन्हें बिना कोई आवाज किए दूसरा फोन लाने का निर्देश दिया। वह इस बीच चुपचाप सुनता रहा। तू सड़े हुए जुआरी, तुझे क्या हक है मेरी माँ से माफी मंगवाने का? तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? ये सुनकर जगदीश कपूर ने गरुड़ कमांडो फोर्स मुख्यालय को डायल किया, फिर चुप रहा। दूसरी तरफ वालों को भी उतनी ही शांति से सुनने दिया जितना वह कर रहा था। मेजर कुलकर्णी, वह सड़ा हुआ जुआरी किसी को मार रहा है, क्या आप फौजी कुछ नहीं करेंगे? कॉमरेड, हमारे सामने किसी को मारना क्या थोड़ा ज्यादा अहंकार नहीं है? तुम्हारे जैसे एक आपराधिक संगठन के लिए लोगों और सरकार की ओर से मैं अब औपचारिक रूप से तुम्हें हिरासत में लेता हूँ और फिर तुम्हें न्यायिक अधिकारियों को सौंप दूंगा। ये सुनकर जगदीश कपूर और गरुड़ कमांडो फोर्स के लोगों के चेहरों से ठंडा पसीना बहने लगा। जो कोई भी उसके लिए बोलने की हिम्मत करेगा वह इस आपराधिक संगठन का साथी है और उसके साथ गिरफ्तार किया जाएगा।
अब मैं एक और आरोप जोड़ रहा हूँ, एक सेना के जवान का अपमान करना। बस उसके आधार पर भले ही मैं तुम्हें अभी पीट पीट कर मार डालूं, कोई मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इस समय जगदीश कपूर मरने जैसा महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि वह अभी गरुड़ कमांडो फोर्स के लोगों को डांटे, ये सवाल करते हुए कि उन्होंने ऐसे मूर्ख बेवकूफ़ को क्यों भेजा। कुलकर्णी, है ना, तुम सही और गलत में फ़र्क किए बिना लोगों को पीट पीट कर मारने की धमकी देने में बहुत तेज हो। तुम्हारी क्या शानदार आधिकारिक हेकड़ी है। ये सुनकर गरुड़ कमांडो फोर्स के भीतर किसी ने तुरंत फुसफुसाया, जांच करो। इस कुलकर्णी की पृष्ठभूमि की पूरी जांच करो। इंसानी और भौतिक सबूत दोनों मौजूद होने के साथ तुमने बस मान लिया कि मेरी माँ का कोई बेटा नहीं है। मेरी माँ जीवन भर दयालु रही और जीवन भर सताई गई। अपनी कुत्ते वाली आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो, तुम्हारे जैसा कमीना इस वर्दी को पहनने के लायक कैसे हो सकता है। अगर मैं आज वापस नहीं आया होता तो क्या मेरी माँ तुम्हारे द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से मार नहीं दी जाती। तुम जानवर कुत्ते, तुम्हारा अस्तित्व सेना के लिए सबसे बड़ा कलंक है। देवांश के शब्द जगदीश कपूर और गरुड़ कमांडो फोर्स के नेताओं के कानों में बिजली की तरह फटे, जिससे उन्हें चक्कर आने लगा और वे ठंडे पसीने में भीग गए। देवांश का थप्पड़ मेजर कुलकर्णी के चेहरे पर उतना नहीं था जितना कि इन सैन्य क्षेत्र के नेताओं के चेहरों पर था। उन्होंने गुरु देवांश के माता पिता की सुरक्षा के लिए एक विशेष इकाई भेजने का वादा किया था, लेकिन अब ये गांव में बुरे इरादों वाले किसी व्यक्ति का साथी बन गया था और लगभग गुरु देवांश की मां को अन्याय से मरने का कारण बना दिया था। इतनी गंभीर गलती के साथ वे भविष्य में गुरु देवांश को पद संभालने के लिए आमंत्रित करने का चेहरा कैसे रख सकते थे। वे अपना बुरा मुंह कहाँ छिपाएंगे। इस समय वे चाहते थे कि वे व्यक्तिगत रूप से नागपुर गांव के लिए उड़ान भर सकें और कुलकर्णी नामक उस साथी को मौके पर ही मार सकें। फोन के दूसरे छोर पर आवाज जारी रही, लेकिन गरुड़ कमांडो फोर्स को पहले ही कुलकर्णी की सारी जानकारी मिल चुकी थी। क्या ये कुलकर्णी उस टीम का हिस्सा है जिसे हमने नागपुर गांव भेजा था? कंधे पर 2 सितारों वाले एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, फोन को ढकते हुए और माथे पर शिकन लिए। वह शुरुआती सूची में नहीं था, लेकिन उसके दादा जनरल सूर्यकांत कुलकर्णी ने जबरदस्ती उसे शामिल करने की व्यवस्था की और यहाँ तक कि उसे डिप्टी कमांडर नियुक्त किया। उसके सामने खड़े एक अधिकारी ने घबराहट में जवाब दिया, बकवास, उसे वह अधिकार किसने दिया? उसे तुरंत मेरे कार्यालय में बुलाओ। वह चिल्लाया, अधिकारी को खारिज करते हुए, फिर फोन पर आवाज सुनना जारी रखा। जल्द ही उसने फोन के दूसरे छोर से देवांश की आवाज सुनी, सैन्य आदेश। मेरे पास भी एक है। और देवांश ने ये कहने के बाद सीधे फोन करण शेरगिल को सौंप दिया, जबकि वह खुद अपनी मां के साथ बात करने और हंसने के लिए एक तरफ चला गया। हालांकि उसकी मां अभी भी चिंतित दिख रही थी। कॉमरेड देवांश, मजाक मत करो। जहां तक मुझे पता है तुम सैनिक नहीं हो, और मैं इस जगदीश कपूर को भी नहीं जानता। करण शेरगिल ने फोन पकड़ा, अभी भी बल का प्रयोग नहीं कर रहा था, और देवांश के साथ बातचीत जारी रखी। पास ही खड़ा मेजर कुलकर्णी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और करण शेरगिल पर दहाड़ा, शेरगिल, क्या तुम वहां उसके साथ गपशप कर रहे हो? मैंने तुम्हें सैन्य आदेश का पालन करने के लिए कहा था। उसे तुरंत गिरफ्तार करो, अभी, इसी वक्त। उसे छूने की हिम्मत कौन करता है? फोन से तुरंत एक अत्यधिक आधिकारिक आवाज आई, जो तब तक चुप थी। करण शेरगिल और अन्य लोग इस आवाज से बहुत परिचित थे। ये वो व्यक्ति था जो गरुड़ कमांडो फोर्स के परेड समारोह में मंच से बोला था। लेकिन इतनी परिचितता के बावजूद वह निश्चित नहीं हो सका। आखिरकार एआई के तरीके लगातार उभर रहे हैं। कौन गारंटी दे सकता था कि फोन के दूसरे छोर पर बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सैन्य क्षेत्र का वो व्यक्ति ही था? इसके अलावा सैन्य क्षेत्र का वो व्यक्ति जगदीश कपूर नाम का नहीं था। करण शेरगिल, है ना? मैं जनरल हर्षवर्धन बोल रहा हूँ। परिचित आवाज फोन के दूसरे छोर से फिर आई। इन शब्दों पर न केवल करण शेरगिल बल्कि सैनिकों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे, और मेजर कुलकर्णी और भी अधिक पूरी तरह से भयभीत था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो, जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ, हर कीमत पर कॉमरेड देवांश ठाकुर और उनके परिवार की सुरक्षा करो। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर कोई अन्य आदेश इसके साथ संघर्ष करता है तो मेरा आदेश प्राथमिकता लेता है। इन शब्दों पर सभी गांव वाले भयभीत थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह जनरल हर्षवर्धन कौन था, लेकिन तथ्य यह है कि वह देवांश का नाम पुकार सकता था। इसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से देवांश को जानता था, और मेजर कुलकर्णी के आदेशों को सीधे खारिज करने की उसकी क्षमता ने संकेत दिया कि उसका आधिकारिक पद मेजर कुलकर्णी से ऊंचा होना चाहिए। अब अच्छा है, लक्ष्मी दीदी और देवांश दोनों बच गए। मीना पाटिल ने ज्यादा नहीं सोचा, केवल इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन करण शेरगिल ने आदेश प्राप्त करने पर इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वह अपनी जगह पर सख्ती से खड़ा रहा और जवाब दिया,
रिपोर्टिंग सर, मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि आपकी पहचान असली है या नहीं, इसलिए मैं इस आदेश का पालन नहीं कर सकता। हालांकि मैं अपने जीवन की कसम खाता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लोगों की जान और सुरक्षा की रक्षा करूंगा। इन शब्दों पर करण शेरगिल के साथ आए सैनिकों ने तुरंत एक सुर में चिल्लाया, हम अपनी आखिरी सांस तक लोगों की जान और सुरक्षा की रक्षा करेंगे। शाबाश लड़के, तुम वास्तव में मेरे सैनिक हो जनरल हर्षवर्धन के। तुमने आखिरकार मेरे लिए एक राउंड जीत लिया, मुझे अपमानित नहीं किया, सेना को कलंकित नहीं किया। मेजर कुलकर्णी जैसा एक सड़ा हुआ सेब सैनिकों के पवित्र मिशन को अपमानित नहीं कर सकता। जनरल हर्षवर्धन ने जोर से कहा, तुम रुको, सैन्य आयोग का आदेश पहले ही तुम्हारी कमांडर कर्नल रोशनी पाटिल को भेजा जा चुका है। उसे अब तुम्हारे स्थान पर पहुंचना चाहिए। अभी के लिए अपनी जगह पर डटे रहो और कॉमरेड देवांश ठाकुर पर हाथ बिल्कुल मत उठाना, क्या तुम समझते हो? करण शेरगिल सीधा खड़ा हो गया। रिपोर्टिंग सर, औपचारिक आदेश प्राप्त करने से पहले मैं स्थिति के अनुसार कार्य करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें सर। जनरल हर्षवर्धन, ज्यादा समय नहीं हुआ था कि सफेद शीतकालीन छलावरण प्रशिक्षण वर्दी में एक युवा महिला जल्दी से गांव की मुख्य सड़क से सभी की नजरों में आ गई। दूर से भी देवांश उस महिला की उम्र का मोटा अनुमान लगा सकता था। वह 26 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके कॉलर पर सैन्य रैंक देवांश ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कर्नल का था। 26 की उम्र में एक कर्नल, उसका भविष्य असीम था। मेजर कुलकर्णी, सैन्य आयोग के आदेश से तुम्हें एक द्वारा तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है और बाद में तुम्हें कोर्ट मार्शल के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। कोर्ट मार्शल सुनकर सबके चेहरे तुरंत बदल गए। एक कोर्ट मार्शल एक सामान्य नागरिक अदालत की तरह नहीं था। ये कुख्यात अक्षम्य खलनायकों के लिए आरक्षित जगह थी जो राष्ट्र और सेना के लिए खतरा पैदा करते थे। मेजर कुलकर्णी का चेहरा उन 4 शब्दों को सुनकर तुरंत पीला पड़ गया। असंभव, मेरे दादा जनरल सूर्यकांत कुलकर्णी हैं। उन्होंने विदेशी युद्ध क्षेत्रों में सराहनीय सेवा प्रदान की है। वह कभी भी मेरी बर्खास्तगी के लिए सहमत नहीं होंगे, कोर्ट मार्शल में मेरे स्थानांतरण के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वह निश्चित रूप से इस बारे में नहीं जानते। मुझे अपने दादाजी को फोन करना है। कर्नल, रोशनी पाटिल ने शब्द बर्बाद नहीं किए। उसने सीधे सैन्य आयोग की मुहर के साथ एक लाल शीर्षक वाला दस्तावेज निकाला और ठंडेपन से कहा, ध्यान से देखो, इस पर तुम्हारे दादाजी के व्यक्तिगत हस्ताक्षर हैं। उन्होंने इस आदेश की समीक्षा की और हस्ताक्षर किए। इस एपिसोड में कहानी को सिर्फ टकराव नहीं बल्कि आत्मसम्मान और इंसाफ की लड़ाई बना दिया गया है। यह सिर्फ एक बेटे की वापसी नहीं है, बल्कि उस माँ की आवाज़ है जिसे सालों तक दबाया गया। देवांश का गुस्सा बदले से नहीं बल्कि उस अन्याय से पैदा हुआ जो ताकत और वर्दी की आड़ में किया गया। यहाँ साफ दिखाता है कि असली शक्ति पद या हथियार में नहीं बल्कि सच के साथ खड़े होने में होती है। लेकिन यह टकराव अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब व्यवस्था ही हिलती है तो उसके झटके दूर तक जाते हैं। आगे की कहानी अब जवाबदेही और असली न्याय की ओर बढ़ रही है।